नवनीत, आप शुरू कर दीजिए कार्यक्रम को। नमस्कार। जी मैडम। और जो बोलेंगे वही माइक ऑन करेंगे, बाकी सब लोग अपना माइक ऑफ कर लेंगे, क्योंकि फिर तब आप लोगों की बात नहीं सुनाई पड़ती, इको होता है। ठीक है मैम। मैम एक बात खाली बता दीजिए, टाइमिंग थोड़ा बता दीजिए, कितना देरी तक पेपर पढ़ना? 5 मिनट पर एक बेल लगेगा, उसके बाद अच्छा। 6 मिनट पर वो बेल लगेगा, तो 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। ठीक, क्योंकि हम लोगों के विशेषज्ञ हैं, उन लोगों को भी सुनेंगे हम लोग थोड़ा, है ना? अच्छी बात है, ठीक। मैडम प्रारंभ करें? शुरू कर दीजिए, शुरू करिए। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 3 दिवसीय अंतर्विषयी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रथम तकनीकी सत्र अब प्रारंभ हो रहा है। हमारे बीच सभी सम्मानित अतिथि हमारे बीच जुड़ गए हैं, जितने भी आलेख प्रस्तुत करता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबका महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज के प्रथम तकनीकी सत्र की हमारी अध्यक्षता कर रही श्रीमती शैल अग्रवाल मैडम, जो आप यूके से हैं, समकालीन कथाकार हैं। साथ ही हमारे आज के इस संभाषण की जो वक्ता हैं श्रीमती अर्पणा संत सिंह, जो कि संपादक हैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका गृह स्वामिनी की, उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले अपने इस अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विषय सम्मेलन के आयोजन सचिव, हम सब महाविद्यालय की प्राचार्य, हम सबों की प्रेरणा स्रोत आदरणीय मुदिता चंद्रा मैडम से आग्रह करूंगा कि वो आएं और हमारे जितने भी अतिथि हैं उनका स्वागत वक्तव्य से उनका हम लोग स्वागत करें। आदरणीय प्राचार्य। धन्यवाद नवनीत। आप सभी जितने भी इस आभासीय मंच से जुड़े हुए हैं, सबको मेरा नमस्कार। हमारे बीच आज आपके सत्र की अध्यक्षता करने के लिए यूके से जुड़ी हैं मेरी परम सम्मानीय शैल अग्रवाल जी, जो लेखनी नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका चलाती हैं। और हम सभी जानते हैं कि जिनकी रुचि साहित्य में होती है, जो पत्रिकाओं में आए हुए आलेखों की जो चर्चा करती हैं, उनका मूल्यांकन करती हैं, उनके भावों को बुनती हैं, उनका मन भी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि साहित्यकार हमेशा समाज को दिशा देने का काम करता है, उसको आगे ले जाने का काम करता है। तो आज इस तकनीकी सत्र में अध्यक्षता करने जुड़ी हमारी बहुत ही अभिन्न और इस साहित्य की विधा को आगे बढ़ाने वाली शैल अग्रवाल जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक आभासीय मंच पर बैठकर हम देश दुनिया के किसी भी कोने के प्रतिभागी और किसी भी कोने के लोगों से अध्यक्षता कराने में सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना के दौर में अभी वीजा मिलना भी उतना ही मुश्किल है और यात्रा करना भी। मैंने जिस सहजता से इनको मेरा आमंत्रण स्वीकार करते हुए देखा, वो मुझे ये बता गया कि इनकी कितनी भी रुचि है साहित्य के में, कि साहित्यिक गोष्ठियों में आने से लोग प्राय कतराते हैं। और इन्होंने इतनी गर्मजोशी के साथ मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया कि शैल जी, मैं इसके लिए आप इतना धन्यवाद दूं और जितना आपका अभिनंदन करूं उतना कम है। आप लोग जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं, ये सभी जानते हैं
कि आप लोगों के द्वारा आए हुए आलेखों को प्रोत्साहन देने हेतु हम एक विशेषज्ञ समिति का गठन करते हैं। उस विशेषज्ञ समिति में अधिकांशतः हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग न हो जिसमें कोई आपको जानने वाला हो, और ऐसे लोगों को के मूल्यांकन बिल्कुल साफ सुथरे हों। इसी उद्देश्य से गृह स्वामिनी पत्रिका की संपादिका अर्पणा संत जी, जो मेरे बहुत करीब हैं, भले ही मेरे दिल के बहुत करीब हों, लेकिन बहुत ही कपट विशेषज्ञ थी, जिन्होंने न मुझसे चर्चा की, न मुझसे कुछ पूछा, और सारे आलेखों को पढ़कर सही सही मूल्यांकन कर, अभी तक आया नहीं है लेकिन आ जाएगा, क्योंकि वो परसों उसकी घोषणा होगी श्रेष्ठ आलेखों की। लेकिन इतनी सहजता से सारे आलेखों का मूल्यांकन करना, 70-80 आलेखों का, ये बहुत बड़ा कार्य होता है। और ऐसे कार्य के लिए सहयोग देने वाली अर्पणा संत जी को मैं तहे दिल से उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन भी करती हूँ। धन्यवाद ज्ञापन या बोलिए इस तकनीकी सत्र की पूरी व्यवस्था को संभालने वाली हमारे महाविद्यालय की अंग्रेजी विभाग की अध्यक्षता महारत्न मैम भी आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। मैं आज प्राचार्य के नाते इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान देने हेतु उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसका संचालन करेंगे नवनीत कुमार सिंह, जो हमारे महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र के व्याख्याता हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ साथ मेरे कई सहयोगी सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं उसको देखने के लिए, जैसे मेरे बड़े सहयोगी हैं डॉक्टर राजेंद्र भारती, वो भी इनसे जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी आभासीय मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन शैल जी, अर्पणा जी, मैं ये बताऊं कि आज का यह तकनीकी सत्र के विशेष स्वागत के हकदार हैं हमारे प्रतिभागीगण, क्योंकि इनके द्वारा लिखे गए शोध पत्रों के द्वारा ही कारण ही हम यहाँ आज इकट्ठे हो पाए हैं। अगर ये मेरा सहयोग ना करते तो शायद हम ये तकनीकी सत्र नहीं कर पाते। और आपको बताऊं, जैसा आपने भी पढ़ा है शैल जी और अर्पणा जी ने, कि हर शोध पत्रों में इतिहास रचने वाली महिलाओं के शौर्य का परिचय मिल रहा है कि इतिहास कैसे रच रही हैं। भले ही हमने 2 वर्ग की महिलाओं को इसमें बांध दिया है, लेकिन इन 2 वर्ग की महिलाओं से ही जुड़ी हुई शौर्य गाथाएं हमें मिल रही हैं। जितने शोधालेख थे, उन सारे शोधालेखों को जब मैं पहली नजर में पढ़ रही थी, कई शोधालेखों की ऐसी महिलाएं जिनके संघर्ष की कथा सुनकर मेरी आंखें भर आई, तो कई की महान कार्यों को देखकर मैं रोमांचित भी हुई। और आज यह एक अनुपम संयोग है कि जिन्होंने इस पत्र को सुना है, बुना है, समझा है, जाना है, उनके ही मुख से उनके पत्र की बात आज हम सुनेंगे। ये तकनीकी अधिकांशतः, जैसे यहाँ जितने प्रतिभागी जुड़े हैं वो भी, अर्पणा जी भी, शैल अग्रवाल जी भी, ये देखी होंगी कि पत्र इस तरह के जितने भी आभासी होते हैं, कई विद्वानों को बुलाकर उनकी विद्वता का उनका लेक्चर करवा दिया जाता है, और जो पत्र लिखने वाले होते हैं उनकी बात सुनने की कोई मंशा किसी में नहीं होती। विद्वान आते हैं, अपनी मंशा देकर चले जाते हैं, अपना वक्तव्य देकर चले जाते हैं, और इनको ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लेकिन पिछली बार जब मैं ये करवाई तो इस बार सभी लोगों के मुझे पत्र आने लगे, फोन आने लगा, मैसेज आने लगा कि मैडम इस बार भी हम लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा ना। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये प्रतिभागी अपनी बात कहने के लिए कितने बेचैन हैं। तो ऐसे अवसरों को यदि हमें उनका साथ न दूं या उन्हें मौका न दूं, तो यह तो मेरी धृष्टता ही होगी ना। इसीलिए मैं ये धृष्टता नहीं करना चाहती, और सारे प्रतिभागियों को आज मैं अपनी बात, भले ही समय की कमी है इसलिए थोड़े में ही कहने की बात दे रही हूँ,
लेकिन अपनी बात वो साझा करेंगी। और मैं बताऊं, मैं जब भी किसी सम्मेलन में जाती थी और वहां समय अभाव के कारण मुझे पत्र पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, तो बड़ा निराश होकर मैं लौटती थी। और मुझसे कुछ कोई पूछता था कि सम्मेलन कैसा रहा, मैं ठीक ही ठाक रहा, कभी नहीं। अगर अच्छा सम्मेलन भी रहता था तो चूंकि मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए मैं कहती थी ठीक ही ठाक रहा। अब आप भी ऐसा ठीक ही ठाक सम्मेलन न कहिए, अपनी बात यहाँ पर हम तक पहुंचाइए, हमारे साथ साझा कीजिए। इसी उद्देश्य से यह तकनीकी सत्र है। और मैं आशा करती हूँ कि अगर बात रखने के बाद अगर आपकी उम्मीदों का, चाहे आपके अरमानों का 1/4 हिस्सा, छटाक भर भी यदि मैं उसको बटोर पाएंगी, तो यह मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसी के साथ आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए इस तकनीकी सत्र में आपके भावनाओं को सुनने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार करते हुए आप सबों से विदा लेती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद मैडम। हमारे प्रिंसिपल मैडम ने अपने स्वागत वक्तव्य के माध्यम से प्रतिभागियों के कुछ जो संशय थे कि इसका जो तकनीकी सत्र है, तो मैडम ने 5 मिनट प्रतिभागियों के लिए 5 मिनट आपका समय रहेगा। 5 मिनट के बाद एक बेल बजेगा और उसके बाद लास्ट आपको 1 मिनट से 2 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें आपको उस अपने आलेख को कंक्लूजन में तक पहुंचाना है। समय की मर्यादा का सभी ध्यान रखेंगे ताकि ससमय हम लोग इस तकनीकी सत्र को संपन्न कर सकें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय श्रीमती शैल अग्रवाल जी से मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूं कि आप मुझे आदेश दें ताकि इस तकनीकी सत्र को मैं संचालित कर सकूं आगे के लिए। धन्यवाद मैडम। अब मैं आज के इस तकनीकी सत्र के जो हमारे प्रथम आलेख प्रस्तुतकर्ता शिल्पी सुमन साहू जो MA नेट और शोधार्थी हैं हिंदी विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची की। इनका जो टॉपिक है वो अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं का समाज में योगदान एक नए सूत्रधार के रूप में है। मैडम, आपसे आग्रह है कि आप अपने आलेख प्रस्तुत करें। जी सर। आदरणीय प्राचार्य मुदिता मैम जी, आदरणीय प्राचार्य मुदिता मैम जी, शैल अग्रवाल मैम, डॉक्टर अवध सर तथा इस कार्यक्रम के सभी सहयोगियों एवं श्रोतागण, आप सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत आभार, क्योंकि आज मुझे ये मौका मिला है और ये मेरा प्रथम मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा प्रथम मौका है कि मैं किसी तरह ऐसे एक सम्मेलन में शामिल हुई हूँ और मुझे अपना आलेख पढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत हार्दिक दिल से आप सबों का अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आप लोग सब मुझे आज सुनने वाले हैं। आज जो हमारा शीर्षक, मेरा जो शीर्षक है, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं का समाज में योगदान एक नए सूत्रधार के रूप में, मैंने एक शब्द रखा, सूत्रधार। मैं जब ये लिख रही थी शीर्षक, तो मुझे लग रहा था ये सूत्रधार रखना सबसे ज्यादा जायज होगा, सही होगा। क्यों? क्योंकि अब ऐसी स्थिति नहीं है कि महिलाओं को बिल्कुल बीहड़ से निकाल कर लाना पड़ रहा है। अब वो इतनी जागरूक हैं, उनके सामने बहुत सारी महिलाएं रोल मॉडल के रूप में हैं कि हाँ, हमको ऐसा बनना है। अब बिल्कुल उनके सामने वो अंधकार नहीं है कि उन्हें करना क्या है। पहले की हम परिस्थितियां देखते हैं तो हमारे सामने गिने चुने नाम हुआ करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के हो या महिलाओं के हो जो अपने हक के लिए लड़ती हो, या साहित्य के क्षेत्र में भी हो। लेकिन अब स्थिति इतनी बदल चुकी है कि अगर आप किसी एक महिला को खोजने जाती हैं तो आपके पास 100 ऐसी महिलाओं के नाम हो सकते हैं जिनको आप अपने आचरण में शामिल कर सकती हैं, जिनसे आप प्रेरित हो सकती हैं। हम बात करते हैं
नारी के बारे में। नारी कहा गया है कि नारी अर्थात जिसका कोई शत्रु ना हो। क्या ये वाकई में इतना सत्य है कि नारी का कोई शत्रु ना हो? मेरा मानना है कि नारी का शत्रु, सबसे प्रथम शत्रु तो स्वयं नारी का उसकी दैहिक संरचना ही है, क्योंकि सदियों से आज तक नारी को अगर बांधा जा रहा है तो उसकी देह की संरचना में ही बांधकर सीमित करके रख दिया जा रहा है। और जब बात आती है अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं की, तो ये दैहिक संरचना और ज्यादा मायने रखने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज का हर तबका उन्हें उनके रूप पर, उनके रंग पर, उनके आकार पर, वो किस जगह से आई हैं, ये बोल बोलकर उन्हें शोषित किया जाता है कि तुम जंगल से आई हो, या तुम्हारा पहनावा वैसा है, तुम वैसी परिस्थितियों से निकल कर यहाँ तक आई हो। तो ये चीजें हमारे समाज का एक हिस्सा बन चुकी हैं। हमें कोशिश क्या करनी है कि हम अपने समाज के लिए एक ऐसा दिशा निर्देश स्थापित कर सके जहां स्त्रियों को उनके देह की सीमा से परे देखा जाए, उनके व्यक्तित्व को देखा जाए, उनकी सोच को देखा जाए। हम सभी ये जानते हैं, हम कहते हैं ना कि शिक्षा, अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरे समाज को शिक्षित करती है। ये कहने की बात नहीं, ये तो सत्यापित है। जब ये बात पूरे समाज में लागू होती है और यही बात जब हम जनजाति क्षेत्रों में जाकर देखते हैं तो हमें इसका वास्तविक रूप दिखाई देता है। बिल्कुल एक महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो घर चला रही है खेतों में काम करके, मजदूरी करके, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति इतनी है कि वो अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रही है कि नहीं, तुम्हें इससे आगे बढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है, मैं मजदूरी कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो रास्ते खोलूंगी। हम सभी क्या देखते हैं, हमारे झारखंड हो, उड़ीसा हो, या इस तरह के जितने भी जनजातीय क्षेत्र वाले इलाके हैं, वहां पर महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को या जनजातीय महिलाओं को वैसा बांध कर नहीं रखा जाता, उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है। किस लिए? ताकि वो काम कर सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। लेकिन उनकी एक सीमा रेखा सीमित है गांव के क्षेत्र में। अगर वही महिलाएं शहरी क्षेत्र में आती हैं, पढ़ने की बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं वही उनका गांव का समाज और शहरी समाज उन्हें स्वच्छंद कहने लगता है। स्वतंत्रता की परिभाषा बदल दी जाती है और वो स्वच्छंदता में गिनी जाने लगती है। महिलाओं के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगता है कि अगर तुम नौकरी कर रही हो, बाहर रह रही हो, तो तुम्हारे चरित्र का हनन होने लगा। और महिलाओं के ऊपर ये कोशिश रहती है कि अब उनको उस चीज का जवाब देना है, उनके लिए नए नए प्रश्न उठाए जाते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम जितने भी स्त्री हो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, हमने अभी अभी वंदना टेटे जी को सुना और शायद मुझे लगा कि मैं पहली बार मैंने उनको सुना और उनके सुनकर समझ में आया कि कोई अंतर नहीं है, स्त्री चाहे वो जनजाति महिला हो, किसी उच्च वर्ग की महिला हो, किसी ब्राह्मण वर्ग की महिला हो, स्त्री है तो सच में उसकी सोच में उसका अस्तित्व दिखता है, उसका वो वात्सल्य दिखता है, जो कहीं ना कहीं पुरुष कितनी भी कोशिश कर ले उसके इर्द गिर्द वो नहीं आ सकते। तो इसलिए स्त्रियों को समानता की कोशिश तो करनी ही नहीं है, क्योंकि आप सर्वोपरि हैं तो आप समानता क्यों खोज रहे हैं। मुझे यही लगता है कि हमें खुद को, स्वयं को, महिलाओं को स्वयं को, अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। अगर मानसिकता हम बदल सकते हैं, अपने लिए अच्छी सोच, अपने लिए सबसे पहले अपने लिए सोचना शुरू करना होगा। आपको खुद को व्यक्तित्व मानना होगा, खुद को मानव मानना होगा, उसके बाद आप सारी चीजें देख सकते हैं। अगर आप खुद को ही मानव नहीं मानते, आप खुद को ही किसी चीज का हकदार नहीं मानते, तो समाज आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। चलना तो हमको ही होगा, हाँ चलना तो हमको ही होगा, चलने में ही हम टूटों और अधूरों का शायद कुछ होगा नया गठन, आश्रय देंगे हमको अपने जर्जर और अपराजय चरण। कहने का तात्पर्य यही है कि हाँ, महिलाएं हैं, शोषित हैं, शोषण सहती हैं तो भी प्रेम देती हैं, वात्सल्य देती हैं, भक्ति देती हैं, परिवार चलाती हैं। जब हम ये कर सकती हैं तो विश्व का कोई ऐसा काम है ही नहीं जो हम नहीं कर सकती हैं, चाहे वो महिलाएं किसी भी वर्ग से आती हों। तो सबसे पहले जरूरत है खुद में उस आत्मविश्वास को जगाने की। अगर वो आत्मविश्वास जग गया तो हमें किसी खूबसूरती की जरूरत नहीं है, किसी परिचायक की जरूरत नहीं है, हमें डिग्रियों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। बिना डिग्री के वो उन्होंने समाज के उत्थान के लिए बहुत काम किया है, लोगों को प्रोत्साहन दिया है, उनकी सहायता की है। मैं वर्णन करना चाहूंगी, रांची महिला महाविद्यालय के बीएड विभाग में कार्यरत एक शिक्षिका है सरिता तिर्की। इनका जीवन काल बहुत ही गरीबी में गुजरा। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। इन्होंने रेजा का काम किया।
उसके बाद पैसे इकट्ठे करके इन्होंने अपने बीएड की डिग्री ली और पढ़ाई के प्रति ये इतनी लगनशील थी कि इन्होंने उच्च श्रेणी में अपनी परीक्षा पास की और आज उसी महिला महाविद्यालय में वो बीएड विभाग में शिक्षिका के रूप में कार्यरत कर रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको सीखना है तो आपको दूर विदेश जाने की कुछ जरूरत नहीं है। आपके अगल बगल, हमारे आसपास, हमारे आंखों के सामने कई ऐसे जीवित किंवदंतियां उपलब्ध हैं जिनको देखकर हम लोग सीख सकते हैं। और हमारे समाज की युवतियां, खासकर आदिवासी समाज की, जनजातीय समाज की युवतियां, जिनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि करियर, अगर हम बोलते हैं कि करियर, तो उनके लिए तो ये प्रश्न बनता ही नहीं है, क्योंकि समाज का हमारा ये वर्ग सोचता है कि अगर वो उस क्षेत्र से आती हैं, जल जंगल समीप हैं, प्रकृति के नजदीक हैं, तो वो समाज के इस तथाकथित ऊपरी वर्ग में कभी भी शामिल नहीं हो सकती। उन्हें उनके रूप के आधार पर भी बहुत नीचा दिखाया जाता है। ऐसे कई उदाहरण हमें अपने आसपास के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन चूंकि हम समाज का एक हिस्सा हैं तो इन चीजों को हम बहुत आसानी से चुपचाप मान लेते हैं और हम लेके चलते हैं कि हाँ ये चीजें तो होती हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि उस समाज के, उस वर्ग की, उस महिला पर क्या गुजरती है जिससे उसके रूप के आधार पर भेदभाव किया जाए, उसकी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाए। इन सारी वर्जनाओं को तोड़ते हुए वंदना टेटे जी ने, सलीमा टेटे, दीपिका कुमारी, निक्की प्रधान, इतनी कई ऐसी महिलाओं और लड़कियों का नाम है जो आज हमारे समाज को बहुत ज्यादा प्रेरित कर रही हैं। हमें काम ये करना है कि अपनी लड़कियों को, किसी भी समाज की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, उन्हें सिर्फ ये बताना है कि अपने अंदर आत्मसम्मान जगाइए। आप मानव हैं, भले ही आप स्त्री हो, पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कक्षा 10वीं की एक कविता है कन्यादान, लेखक कवि हैं ऋतुराज जी। उस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये पंक्तियां पढ़ने के बाद काफी समय तक मुझे लगा कि क्या तात्पर्य है, लड़की होकर मैं कैसे लड़की की तरह दिखाई नहीं दे सकती। बहुत विकट प्रश्न है कि कैसे आप लड़की हैं, आप कैसे छुपाइएगा खुद को कि आप लड़की नहीं है। तात्पर्य यहाँ आपके दैहिक संरचना से नहीं है, तात्पर्य यहाँ आपके आंतरिक संरचना से है, आपके मानसिक भावों से है। आप क्या सोच रही हैं, आप कितनी निर्बल बन के समाज के सामने आ रही हैं। आपको जरूरत है सबल बनने की, आपको जरूरत है आत्मनिर्भर बनने की। आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आप, प्रकृति ने आपको प्रकृति के नजदीक बनाया। कहा जाता है स्त्री प्रकृति का दूसरा रूप है। जब स्त्री प्रकृति का दूसरा रूप है तो उसे किसी और की आवश्यकता ही क्यों है। प्रकृति स्वयं में फलीभूत है, प्रकृति स्वयं में सार्थक है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई भी समाज हो, हर समाज में स्त्री के लिए, अगर स्त्री खुद को आगे बढ़ाना चाहती है, हमारा जो समाज है, जनजातीय समाज, वो आज बहुत आगे है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको देखकर हम सीख रहे हैं और आगे सीखते भी रहेंगे। हमें जरूरत है उन महिलाओं को बहुत आदर देने की, सम्मान देने की और उनका प्रोत्साहन करने की। और वो हम कर सकते हैं अपने घर में लड़कियों को सही जगह दिलाकर, उनकी बातों को, उनके विवाह से पहले उनकी शिक्षा को प्राथमिकता देकर। आप सबों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आपने अपने जो आलेख हम लोगों को भेजे थे और अपने जो अभी आप आलेख पढ़े और आलेख के माध्यम से आपने जो जनजातीय समाज की महिलाओं के उत्थान के विषय में जो अपने विचार व्यक्त किए, निश्चित ही वो काफ़ी सराहनीय है। मैं इस तकनीकी सत्र को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे जो भी प्रस्तुतकर्तागण हैं उनसे आग्रह है कि वो अपने वीडियो को भी ऑन कर लें। अपने जब उनकी बारी आएगी तो वो वीडियो ऑन करके ही अपनी बात को रखें, ताकि सब लोग आपको देख सकें, आपकी बातों को अच्छी तरह सुन सकें, समझ सकें। हमारे द्वितीय प्रस्तुतकर्तागण हैं आशा रानी पटनायक। जी सर। शोधार्थी हैं हिंदी विषय की, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। आपका जो विषय है बस्तर पर अलिखित लोक महाकाव्य जगार
बस्तर के हल्बा और भतरा जनजातियों के संदर्भ में आपने आलेख लिखे हैं। आपसे आग्रह होगा कि आप आलेख को, समय की थोड़ी मर्यादा है, समय का ख्याल रखते हुए अगर सब लोग इसका ध्यान रखेंगे तो सबको सुनने का मौका मिलेगा। मैडम प्लीज। आशा रानी पटनायक। धन्यवाद सर। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो ये वेबिनार का आयोजन किया गया है उसमें मैं सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार है। मैडम थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही। मैं श्रीमती आशा रानी पटनायक। आ रही है सर आवाज़? जी जी ठीक है। हाँ। मैं श्रीमती आशा रानी पटनायक शोधार्थी बस्तर विश्वविद्यालय से हूँ। मैं यहाँ के अलिखित लोक महाकाव्य के विषय में बताना चाहती हूँ। जो इस बस्तर जिला जो है सब जगह से कटा हुआ और पिछड़ा माना जाता है। यहाँ ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहाँ पे हल्बा और भतरा जनजाति यहाँ की मुख्य जनजाति है और यहाँ की पूर्ण रूप से वाचिक परंपरा होने के कारण यहाँ का जो लोक महाकाव्य है वो अलिखित है, जिसको अभी इसको लिखित में करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो प्रयास कर रहे थे श्री हरिहर वैष्णव जी का, अभी 22 तारीख को उनका निधन हो गया, इसलिए काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैं इस विषय में आपको जगार के विषय में बताना चाहती हूँ। ये जगार का विषय ये मुख्य रूप से हल्बा और भतरा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। जगार का अर्थ होता है यहाँ के लिए जगाना या जागृत करना, यहाँ के लोक भाषा में, और इसको एक प्रकार से यज्ञ कहा जाता है। यहाँ से य का उपयोग ना करके शब्द का य के जगह में यहाँ यज्ञ बोलते ज का उपयोग किया जाता है। एक प्रकार से यज्ञ है। इसमें केवल नारी के द्वारा नारी के लिए गाई हुई गाथा ही ये लोक महाकाव्य है। इसमें नारी के द्वारा जो गाई जाती है, इसमें कोई पुरुष प्रधान कोई भी पुरुष नहीं होता है, केवल नारी ही इस गाथा को गाती है। लोक गाथा है यहाँ की। और यहाँ पे 4 प्रकार के हमारे यहाँ लोक जगार होता है। एक बाली जगार होता है। जो बाली जगार होता है ये 3 साल में एक बार होता है, एक 15 दिन का और 75 दिन का। इसमें कम से कम 44,000 पद हैं जो 2 महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं, जिनको वो कंठस्थ याद हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली जा रही है और आज तक ये परंपरा चली हुई है। लेकिन आधुनिकता के दौर में आज के जो बच्चे हैं इस गाथा को बिल्कुल सीख नहीं पा रहे हैं और ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। क्योंकि ये 75 दिन तक चलता है और इतनी लंबी गाथा को गाने वाले और उतना रटा हुआ होना आजकल के बच्चे नहीं रट पाते हैं, इसलिए ये लुप्त होती जा रही है। दूसरा है बाली ये बाली जगार हो गया। इसमें है तुलावती जो नौरमपुर की रहती है, जो आज भी जीवित हैं, जिनके द्वारा जो गाया जाता है जब तो उसका रिकॉर्ड किया गया है, तो कुछ अंश आज यहाँ पे उपलब्ध है। और दूसरा है आठे जगार जो ये जन्माष्टमी के समय गाया जाता है और इसका 8 दिन तक चलता है ये। और इसमें हीरामणि नाम की एक महिला है जिसे 8000 पद पूरे कंठस्थ याद हैं और वो पूरे कंठस्थ रूप से गाते हुए इस जगार को कंप्लीट करती है। तीसरा है तीजा जगार जो हरितालिका व्रत के समय गाया जाता है। इसमें भी 24,000 पद हैं, जिसमें गेलमणि और सुखदेई नामक 2 महिलाएं हैं जिन्हें यह 24,000 पद बिना देखे इनको याद है और ये शिक्षित नहीं महिला, इनको लिखना पढ़ना नहीं आता है। और तीसरा है लक्ष्मी जगार जो ये मार्गशीर्ष मास में यहाँ पे घर घर में एक मोहल्ले में लक्ष्मी जगार का आयोजन किया जाता है और इसमें 49,000 पद हैं। इसमें भी जो महिलाएं गाती हैं वो भी तुलावती नाम की महिला है जिसको पूरा कंठस्थ याद है। और कहीं कहीं यह देखा गया है कि ट्रांसजेंडर भी इस गाथा को गाते हैं। इसमें केवल महिला ही नहीं, महिला के पुरुष तो इसमें रहते ही नहीं हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर और महिलाएं इस गाथा को गाती हैं। और दूसरा, इस गाथा को गाने के लिए सबसे अच्छा इसमें जो वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है वो पहले एक मिट्टी का हंडी लिया जाता है। मिट्टी के हंडी के ऊपर सूप रखा जाता है, सूप जिसमें हम चावल या गेहूं साफ करते हैं, उस सूप को उल्टा करके रख करके आज भी बस्तर ज़िले में धनुष की प्रथा है, उसके ऊपर एक धनुष रखा जाता है और बांस के जो झाड़ू होता है, बांस का झाड़ू से उस धनुष के नीचे जो धागा रहता है उसमें घिसा जाता है। वो इतनी उस कला में महारत रहती है कि उसमें से उस हंडी के अंदर से, उस मटके के अंदर से धुम धुम की आवाज़ आती है, जिसे हम उसको जगार कहते हैं या धनकुल कहते हैं। जो आज भी हर पर्व में जो भी त्यौहार होते हैं उसमें ग्राम्य जीवन में ये जगार
का आयोजन किया जाता है। और जो हंडी को कहते हैं, इसको घुमरा हांडी कहा जाता है। और जो बांस की जो झाड़ू होता है उसको छिरनी काड़ी कहा जाता है। और जो ये मतलब इस तरह का वाद्य यंत्र है कि इसका कहीं पे भी मेरे ख्याल से किसी विश्व में इस प्रकार का वाद्य यंत्र कहीं नहीं होगा जो यहाँ बस्तर ज़िले में देखने को मिलता है। यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ की महिलाएं कोई शिक्षित नहीं है, अब धीरे धीरे शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही हैं। पूर्ण रूप से अशिक्षित होने के बाद में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे इन महिलाओं को जितने भी 1000 पद हैं पूरे कंठस्थ रटे हुए हैं। वो कहीं भी बिना रुके बिना कुछ करे वो लगातार वो ये गाना को गाते रहती हैं। और एक इसमें जो गाने वाली जो महिला जो रहती है उसको गुरुमा कहते हैं। जो उसको बड़ी गुरुमा रहती है उसको पाट गुरुमा, उसके साथ में जो साथ देने के लिए जो छोटी गुरुमा होती हैं उसको चेली गुरुमा कहा जाता है। और बीच बीच में चूँकि ये धार्मिक आयोजन के समय ही ये आयोजन होता है, इसलिए इसमें बीच बीच में मनोरंजन के लिए कुछ चाखना गीत भी गाया जाता है। चाखना गीत का अर्थ होता है कुछ मनोरंजन के लिए हंसी मजाक वाला गीत गाया जाता है। जब लक्ष्मी जगार का मुख्य ये है, आज भी इसमें डूमर अर्थात गुलेर का जो झाड़ होता है उस पेड़ की लकड़ी से पायली बनाया जाता है और उसमें धान भर के लक्ष्मी को बिठाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि आज भी जब हम धान भरते हैं, हर दिन रोज नया धान भरा जाता है, जब उस धान को निकालते हैं, उस अन्न को निकालते हैं तो हमेशा वो बढ़ा हुआ ही हमको मिलता है। यहाँ का लक्ष्मी जगार अब यहाँ से आज जब से दशहरा शुरू होने वाला है अभी कुछ 3-4 दिनों से, और उसका दशहरा में अभी जगह जगह ये जगार का आयोजन किया जाएगा। ये अभी भी धनकुल का जगार होगा। यहाँ का बस्तर का सबसे पहले बता दूँ, बस्तर में जो आदिवासी क्षेत्र होने के कारण बस्तर में सब जगह दशहरा 10 दिन का होता है, लेकिन बस्तर ज़िला हमारा ऐसा ज़िला है जहाँ पे 75 दिनों का दशहरा पर्व मनाया जाता है। 75 दिन तक का दशहरा पर्व होता है जिसमें सारे ग्रामीण और जनजाति के लोग ही, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब लोग मिलकर सभी की सहभागिता होती है। और यहाँ पे जो भी पर्व होते हैं, जो भी त्यौहार होते हैं, उसमें मुख्य रूप से महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। हर क्षेत्र में महिलाओं को यहाँ पे, चूँकि यहाँ नारी प्रधान ये प्रदेश है हमारा, प्रदेश ना कहूँगी, यहाँ का जो जिला है ज़्यादा करके नारी प्रधान है। हर चीज़ में नारियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो। हर यहाँ पे किसी प्रकार की अनुसूचित जाति और जनजाति वाली भावना नहीं है। यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों सब लोग मिल कर के हर प्रकार का धार्मिक कार्य करते हैं। क्योंकि ये जो पर्व हमारा मनाया जाता है, ये अलिखित जो लोक महाकाव्य है, इसके लिए किसी जाति विशेष का बंधन नहीं है। किसमें चाहे वो मुरिया हो, हलवा हो, भतरा हो, धुरवा हो, कोई भी जाति के लोग इस गीत को गा सकते हैं। लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी होने के कारण ये एक दूसरे के साथ में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इसीलिए किसी जाति विशेष का इसमें कोई बंधन नहीं है। लेकिन जो इसको गाती हैं महिलाएं, मुख्य रूप से मेरे जैसे शोध कार्य के दौरान, मैं यहीं की हूँ और मैं गाँव में जाती हूँ, तो मुझको ज़्यादा करके मैडम आपका माइक ऑफ हो गया है। ऐसे भी थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रतिभागी हैं। क्योंकि बेल को भी आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बेल नहीं सुनते हैं इसलिए आप कंटिन्यूएशन में काफी लंबा बोल जाते हैं, है ना। चलिए आगे, नवनीत आगे बढ़ाइए। जी हाँ मैडम, कंक्लूड करिए सर। हाँ, बस्तर अंचल की वाचिक परंपरा बहुत अधिक संपन्न और समृद्ध है, किंतु वर्तमान पीढ़ी आधुनिकता के प्रति अत्यधिक रुझान होने के कारण इन परंपराओं को माइक म्यूट कीजिए। अवध को माइक म्यूट करने बोलिए। जी मैडम, कंटिन्यू करो। आशा जी, आपका बहुत लंबा हो गया है 10 मिनट, क्योंकि आप दूसरे भी प्रतिभागी का समय ले लेंगे, इसलिए आप ध्यान रखिए इसको। जी, बस मैं इतना कहना चाहूँगी, इस वेबिनार के द्वारा अगर बस्तर क्षेत्र के इस जगार का अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगी इस वेबिनार के द्वारा।
और आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद आशा पटनायक मैडम। निश्चित ही हम लोगों ने अभी तक न्यूज़ के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ का जो ये बस्तर है, ये कहीं न कहीं नक्सली क्षेत्र के रूप में भी काफी जाना जाता है। काफी घटनाएं घटती है। हाँ, कई घटनाएं उस क्षेत्र से घटी हैं, लेकिन उस क्षेत्र में वहाँ की जो भतरा जनजाति है उसके विषय में, उनका जो जगार है उसके विषय में आपने जो शोध किया है, निश्चित हम लोगों के लिए एक नया चीज जानने को मौका मिला है। और आपके आलेख हम लोगों को मिले हैं। निश्चित ही हम लोग जो भी हमारे शोधार्थी हैं या जिज्ञासु लोग हैं, वो लोग इस चीज को आलेख के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद आशा मैडम। जी सर। अब हमारे बीच डॉक्टर नूपुर अन्विता मीन मैडम, आप सहायक प्राध्यापक जमशेदपुर विमेंस कॉलेज जमशेदपुर की हिंदी विभाग की प्राध्यापक है, सहायक प्राध्यापक हैं। आपका जो विषय है वो साहित्यिक क्षेत्र में रोज केरकेट्टा का योगदान के विषय में है। आपसे आग्रह है कि आप अपने आलेख को हम सबों के समक्ष रखें। श्री नूपुर अन्विता मीन जी। धन्यवाद नवनीत। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर विषयी सम्मेलन के इस प्रथम तकनीकी सत्र में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। और जैसा अभी नवनीत जी ने कहा मेरे विषय के बारे में, मैंने विषय लिया है साहित्य में रोज केरकेट्टा का योगदान। यह बड़ा ही सुखद आज का दिन है कि उद्घाटन सत्र में हमने इनकी सुपुत्री वंदना टेटे को सुना, और अभी मैं उनकी माताजी जो रोज केरकेट्टा है उसी के संदर्भ में मैंने अपना विषय चुनाव किया है। इन्होंने साहित्य लेखन में अपना बड़ा अहम योगदान दिया है, और सबसे बड़ी अहम बात है चूंकि ये जनजातीय पृष्ठभूमि से जुड़ी रही हैं, और इसलिए इनके लेखन कार्य में भी इन्होंने खड़िया जनजाति जैसे खड़िया जो के विषयों को लेकर काफी लेखन कार्य किया है। और सबसे बड़ी अहम बात है कि इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लेखन किया है, अनुवाद कार्य भी किया है। और इनकी जो पुस्तक है खड़िया लोक कथा का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन, इसमें इन्होंने सामाजिक, पारिवारिक और चाहे वो परी कथाएं, चाहे नीति कथाएं हुई, ढेर सारी लोक कथाओं का उल्लेख किया है, जिसके द्वारा हम एक जनजातीय समुदाय को, जनजातीय जीवन के कई अहम पहलुओं को देख सकते हैं। ज्यादातर कहानियां जो है वो प्रकृति से जुड़ी हैं, कई पर्व त्योहार से संबंधित कहानियां हैं, और ऐसी जो लोक कथाएं हैं इसके द्वारा ये हम एक आदिवासी समुदाय के कई अहम पहलुओं के दर्शन कराती है। इतना ही नहीं, इनकी 2011 में इन्होंने एक कहानी लिखी थी, पगहा जोरी जोरी रे घाटो। मैं उसका थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगी। उन्होंने इस कथा में एक दया नाम की एक बच्ची का चित्रण किया था। वो इस कहानी की मुख्य पात्र है, और ये जो बच्ची दया रहती है, उसके माता पिता उसे गाय गरू चराने के लिए भेज देते हैं कि भाई तुम जाओ, और उसके जो अन्य भाई हैं वो जाते हैं पढ़ाई करने, लेकिन इस बेटी को वो मौका नहीं मिलता है। और इसके अंदर पढ़ने की इतनी ललक रहती है कि वो दीवार में छुपकर मास्टर जी की बातों को सुनती है, बड़ी ही धैर्य पूर्वक सुनती है। ऐसा भी होता है कि बहुत बार कई लोगों को पिटाई भी पड़ती है, लेकिन वो उस जगह से हटती नहीं है। और जब मास्टर जी देखते हैं कि इस बच्ची के अंदर इतनी ललक है पढ़ाई की, तो जब वे माता पिता से आग्रह करते हैं तब ये अपनी पढ़ाई को एक तरह से वो मैट्रिक की शिक्षा को वो पूरी कर पाती है। इस कहानी के माध्यम से जो उन्होंने ऐसे कई जो उसमें प्रयोग किया है, कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि एक जनजातीय क्षेत्र से जुड़े शब्द हमें मिलते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम गाँव की स्थिति हम देखें, अभी भी ऐसी दयनीय स्थिति है जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, और एक स्त्री शिक्षा को एक तरह से ये उजागर करती हुई ये कहानी है। इतना ही नहीं, एक प्रतिशोध कहानी इन्होंने लिखी है। इसमें उन्होंने वैसे बच्चियों को दिखाया है जो शहर जाकर दातुन बेचती है, पत्तल बेचती है। वो
वहां जाती है और अपने परिवार का, उस पैसे से वो अपने परिवार का भरण पोषण करती है। उन्हें तब जाके बड़ा अचरज होता है, अरे हमारी उम्र की लड़कियां तो यहाँ पर इस शहरों में पढ़ रही हैं, खेल रही हैं, और वो इतना ज्यादा उत्साहित होती हैं कि वो आकर वो कोशिश करती हैं कि उन्हें भी ऐसा मौका मिले। और वो अपने माता पिता से कहीं ना कहीं वो प्रतिशोध दिखाई पड़ता है। वो दिखाई पड़ता है कि जब उनके जो भाई है वे पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, और वे एक कोशिश करती हैं कि हम कुछ तो कर पाए। और वो पूरी जो लड़कियां रहती है, जो दातुन बेचती हैं, पत्तल बेचती हैं, वो सारी गांव की लड़कियां मिलकर वहां पर एक फुटबॉल का आयोजन करती हैं और वो खेलती है। और वो गांव के लोग जो रहते हैं वो बड़े अचंभित होते हैं कि ये गांव की लड़कियां ये साड़ी पहनकर कैसे खेल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस ग्रामीण परिवेश में जी रही लड़कियों के मन में भी आसमां छूने की भावना है, और उस भावना को हम इस कहानी के माध्यम से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, रोज किरकेटा जो है वो सामाजिक जनजातीय समाज की एक मुखर आवाज है, जिसमें इन्होंने कई ऐसे विचारात्मक लेख भी इनके प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने एक उनका एक शीर्षक है हल्की हूँ कब भी जीवित है। उन्होंने सिंहभूम जिले के एक कालिकापुर क्षेत्र का वर्णन किया है, जिसमें राधु सबर का वर्णन किया है, जिसमें वो एक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा रहा है। कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख वहां पर उसने इसके माध्यम से किया है, और ऐसे विचारात्मक लेख भी इन्होंने प्रकाशित किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इनका जो काव्य संग्रह है पंडुप और तोता, जिसमें उन्होंने नैतिक जीवन के यथार्थ को दिखाया है। पत्थलगड़ी जो उनकी कविता है उसके द्वारा जो है आदिवासी जीवन यथार्थ को दिखाया है। और जहां तक हमें जानकर आप सबों को ज्ञात होगा कि ये पत्थलगड़ी एक ऐसी प्रथा होती है जो एक मृतक व्यक्ति को मृत्युपरांत उसे वहां पर सारी क्रियाएं करने के बाद में वहां पर पत्थल को गाड़ दिया जाता है और उनका एक अनुष्ठान किया जाता है। तो इनके इस पूरे साहित्य में आदिवासी दर्शन दिखाई पड़ता है, और इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में एक जनजातीय समुदाय को सामने लाने का एक बेहतरीन प्रयास किया है। मैं इतना ही कर अपनी वाणी में विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आपने समय की मर्यादा का काफ़ी ध्यान रखते हुए अपने आलेख को प्रस्तुत किया, और आपने जो आपके आलेख के जो विषय थे उस पर आपका जो शोध है वो रोज करकट्टा जी के योगदान को, उनका जो जनजातीय महिलाओं के, जनजातीय समाज के महिलाओं में जो में रोज करकट्टा जी का जो योगदान है उस पर आपने अपने आलेख प्रस्तुत किया। आपका जो शोध है, बहुत बहुत धन्यवाद नुपुर अन्विता मिंज मैडम। अब हमारे नेक्स्ट जो हमारे प्रस्तुतकर्तागण है पल्लवी कुमारी निषाद। पल्लवी कुमारी निषाद मैडम, आप आवाज आ रही है? जी सर। पल्लवी कुमारी निषाद जो शोधार्थी हैं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा से, और आपका जो विषय है वो हो जनजाति के महिलाओं के जीवन स्तर को बदलने में सदर प्रखंड लुपुंगुटू क्षेत्र की महिलाओं का जो योगदान है उसके विषय में है। आपसे आग्रह है पल्लवी कुमारी निषाद की आप अपने आलेख को प्रस्तुत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, सत्र अध्यक्ष, विशेषज्ञ समिति सदस्य एवं संचालक महोदय, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरे आलेख का विषय है हो जनजाति के महिलाओं के जीवन स्तर को बदलने में सदर प्रखंड के लुपुंगुटू क्षेत्र की महिलाओं का योगदान। भारतीय संस्कृति में नारी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में शक्ति स्वरूपा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय संस्कृति में नारियों की स्थिति चिंताजनक है। चाहे नारी नगरों एवं महानगरों या ग्रामीण क्षेत्रों की हो, उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण पग पग पर हो रहा है। यह समाज कई वर्षों से गैर आदिवासियों के संक्रमण से प्रभावित है। इसका व्यापक प्रभाव हमें हो जनजाति की महिलाओं में देखने को मिलता है।
हो जनजाति की महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना भली भांति जानती है। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा कला के क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही हैं। सदर प्रखंड में हो जनजाति की महिलाओं की स्थिति एवं उनके जीवन स्तर को बदलने में लुपुंगुटु की महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि आज की नारी स्वावलंबी है, हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। शक्ति ना दुर्गा में है ना काली में है, शक्ति नारी के संकल्प में है। इसका यथार्थ रूप हमें देखने को मिलता है सदर प्रखंड के लुपुंगुटु ग्राम की महिलाओं में स्वर्गीय सिस्टर जुलियाना टुड्डी, सुषमा खाका, सिस्टर ग्रेसी, सिस्टर अनमोलन, सिस्टर बसंती लकड़ा, सिस्टर बसंती बेसरा, सिस्टर गीता सिंह एवं मनीता देवगम के रूप में। सिस्टर ऑफ चैरिटी नाजरेथ की धर्म बहनों तथा मनीता देवगम ने अपने अथक परिश्रम एवं लगन से नारी सशक्तिकरण की परिभाषा को यथार्थ सिद्ध कर दिखाया है। उन्होंने अपने लगन एवं परिश्रम से सदर प्रखंड की हो जनजाति की महिलाओं की आर्थिक, मानसिक तथा सामाजिक दशा को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सिस्टर ग्रेसी एवं सिस्टर अनमोलन गैर आदिवासी होते हुए भी दोनों धर्म बहनों ने हो जनजाति की महिलाओं के दुख दर्द को समझा एवं सुधार लाने की दिशा में अपनी अहम भूमिका निभाई। स्वर्गीय सिस्टर जुलियाना टुड्डी, सिस्टर सुषमा, सिस्टर बसंती लकड़ा, सिस्टर बसंती बेसरा, सिस्टर गीता सिंह एवं मनीता देवगम आदिवासी हैं। स्वर्गीय सिस्टर जुलियाना टुड्डी 1972 से लेकर 1982 तक सर्वप्रथम लुपुंगुटु क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य की ओर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसी दिशा में अपना कार्य भी प्रारंभ किया। गरीबी एवं शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं अपने स्वास्थ्य एवं संतुलित आहार पर ध्यान नहीं देती थी। उस समय उस क्षेत्र में मृत्यु दर भी अधिक थी। प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती थी या अगर बच्चा होता तो कुपोषित होता। इसलिए स्वर्गीय सिस्टर जुलियानी ने सन 1972 ईस्वी में स्वयं हेल्थ सेंटर खोलकर वो नारियों की उचित चिकित्सा की। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक भी बनाया। स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने उन नारियों को बुनाई का प्रशिक्षण भी दिया। उनके द्वारा उठाया गया यह कदम वर्तमान में पूर्ण रूप से सफल होता दिख रहा है। उनके पश्चात सिस्टर ग्रेसी 1979 से 1996 ईस्वी तक लुपुंगुटु क्षेत्र में रहकर हो जनजाति की महिलाओं के उत्थान का कार्य किया। उन्होंने हो महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया, सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया। इसके अतिरिक्त अगरबत्ती, मोमबत्ती, पत्ता प्लेट निर्माण, मधुमक्खी पालन, सिलाई बुनाई, प्रशिक्षण आदि महिलाओं को सिखाया। इनके जाने के बाद अनमोलन लुपुंगुटु क्षेत्र की महिलाओं की आवाज बनी। उन्होंने आदिवासी महिलाओं के यौन शोषण, बलात्कार, डायन प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों को समाज से दूर करने तथा अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए महिलाओं को एकजुट किया। इस दिशा में सिस्टर बसंती लकड़ा का भी योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2003 से 16 ईस्वी तक बसंती बेसरा ने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से मिलकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिखाया। वर्तमान में सिस्टर गीता सिंह 1 जुलाई 2016 से अब तक एवं संचालिका आदिवासी महिलाओं के संपूर्ण विकास एवं मार्गदर्शन का कार्य कर रही है एवं मनीता देवगम 1995 से अब तक ने सिस्टर ऑफ चैरिटी नाजरेथ की धर्म बहनों के साथ मिलकर इस कार्य की प्रगति में अपना योगदान दिया और वर्तमान में वो महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पल्लवी कुमारी निषाद मैडम। आपने चाईबासा के लुपुंगुटु जो क्षेत्र है वहाँ पर जो वहाँ के
वहाँ के महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो प्रयास किए, उसमें वहाँ के जो हो जनजाति के महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने का जो प्रयास किया गया है, उसके विषय में आपने अपने शोध आलेख प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे नेक्स्ट प्रस्तुतकर्तागण हैं डॉक्टर सरवन सिंह बघेल। डॉक्टर सरवन सिंह बघेल माननीय जनजातीय कार्य मंत्री भारत सरकार के आप निजी सहयोगी हैं, और आपका जो विषय है वो भारत में महिला सशक्तिकरण, विडंबनाओं और विरोधाभासों का अंत है। आपसे सर आग्रह है कि आप अपने शोध आलेख प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर सरवन सिंह बघेल सर। जी नमस्कार। मैं इस तकनीकी सत्र में आसीन सभी मंचासीन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, और स्पेशली डॉक्टर मधुता मैम का। मैं वैसे तो कम समय निकाल पाता हूं चीज़ों के लिए, लेकिन प्रयास करता हूं कि हमेशा कुछ अच्छा कर पाऊं। तो मैंने मैम से आग्रह किया कि मैं जो विषय है वो अनुसूचित जनजाति महिलाओं के विषय पर था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा इस सत्र में प्रस्तुत किया जाए जिससे कि संपूर्ण भारत में, वो चाहे किसी जाति विशेष, धर्म विशेष से नहीं, वो महिलाओं पे केंद्रित जो विषय रहे। तो मैंने भारत में महिला सशक्तिकरण को लेके जो विडंबना या विरोधाभास चलते हैं उस पर अपना आलेख लिखा है। क्योंकि जब हम भारत जीवन दर्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं कि हमारा पूरा जो चरित्र है, भारत का जो चरित्र है, वो महिला पे ही केंद्रित है। हमने वहां उसको माँ, बहन, यहाँ तक कि ईश्वर का दर्जा भी दिया है। उसी में जब सशक्तिकरण को लेके उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी मुद्दों पे जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज का समय बदल रहा है। कभी पितृसत्तात्मक सत्ताएं हुआ करती थी, लेकिन आज देखने में आता है कि महिला हर क्षेत्र में अपने आप को प्रबल रूप से प्रभावी बनाते हुए कार्य कर रही हैं, और हम देश का ही नहीं, अभी देखा जाए तो समाज का भी मार्गदर्शन कर रही हैं। क्योंकि कहते हैं, मैं तो एक गाँव के क्षेत्र से आता हूँ, तो हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, अगर घर में महिला प्रकार से बच्चों को संस्कार देती है तो आगे आने वाली कई पीढ़ियां वो सुसंस्कृत निकलती हैं। तो इसलिए कहा जाता था कि क्यों जब मतलब शादी होके माता बहनों की आती थी तो संस्कारमय बने, तो बचपन से ही उन सब विषयों पे उनका ध्यान दिया जाता था। और क्योंकि समय थोड़ा कम है तो मैं तो अपनी बात आज जिस प्रकार से भारत सरकार में आप देखेंगे तो 11 लोगों को, 11 मतलब जो मंत्रिमंडल बना है उसमें 11 महिलाओं का प्रतिनिधित्व, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो आज की जो लीडरशिप है, आज का जो नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं समझता है कि किस प्रकार से भारत को आगे लेके जाना है, किस प्रकार से विश्व में भारत को प्रतिस्थापित करना है, उसके लिए महिलाओं को आगे लेके आना चाहिए। तो कुछ विषय हैं मुझे जो लगता है कि अगर भारत में आर्थिक विषयों को लेके भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है तो हम और अच्छा देश के लिए काम कर सकते हैं। कुछ मुद्दे मैं रखना चाहूंगा। सरकार की जो नीतियां बनती हैं, उस सरकार की नीतियों में महिलाओं की भागीदारी बने, उनको सहयोगी के रूप में रखा जाए, महिलाओं में नवाचार के लिए उचित आर्थिक सहायता उनको मिल सके। स्टार्टअप, स्टैंडअप जो चल रहा है अभी विषय, तो हमारे जो महिला उद्यमी बाहर निकल के आए, सबको नौकरी में जाने की आवश्यकता नहीं है, उनमें से भी लीडरशिप निकल सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप निकल सकती है, तो उनको और विषयों को लेके आगे आना चाहिए। दूसरा, वुमेन सिर्फ आज देश में हम देखेंगे तो नए नए उद्यमी निकल के आ रहे हैं, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, नए स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं। मैं क्योंकि बैंगलोर में पढ़ता था तो मैंने देखा था हमारे साथ के कई सारी लड़कियां, उन लोगों ने इतने बड़े बड़े लाइक आप बिलीव नहीं करेंगे स्टार्टअप खड़े किए कि उनकी कंपनी आज की डेट में कुछ नहीं तो 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 2-3 अपनी मेहनत से उन लोगों ने खड़ा कर लिया। तो इस प्रकार, और मेन चीज जो मुझे लगता है कि लैंगिक भेदभाव पहले भारत के अंदर हुआ करता था महिलाओं को लेके, लेकिन धीरे 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 वो समाप्त होता जा रहा है। आज समानता की बात आ रही है, एकात्मता की बात आ रही है, समाज समरस हो रहा है। और एक विषय जो हम लोगों के बीच का है, क्योंकि हम सिर्फ शोध बोलने के लिए, आलेख बोलने के लिए नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। तो हम सभी लोगों को मिलके जो आज भी समाज का जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पे महिलाओं को और विकसित होने की बात है, तो वहां पे हम लोग कुछ स्किल्स के प्रोजेक्ट खड़े कर सकते हैं, स्किल्स को लेके उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार कर सकते हैं, जिससे कि जो अभी भी हमारे महिलाओं को लेकर जो पिछड़ा समाज है उसमें एक नई सोच विकसित हो। तो बस मैं इतनी बात आप लोगों को कह पाऊंगा। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। धन्यवाद
डॉक्टर सरवंत सिंह बघेल सर, आप निश्चित ही जो ये हमारा आज के कार्यक्रम का जो क्षेत्र है जनजातीय महिलाओं का, और आप जनजातीय मंत्रालय के कार्य को बखूबी देख रहे हैं, तो निश्चित ही आज जनजातीय मंत्रालय के कामों का अगर हम लोग भी न्यूज़ पत्र और समाचार पत्रों में देखते हैं तो जनजातीय मंत्रालय निश्चित ही जनजातीय महिलाओं के उत्थान के लिए जिस तरह के नए नए कार्यक्रमों को, नई नई योजनाओं का जिस तरह आपके मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, निश्चित ही पूरा जनजातीय मंत्रालय इसके लिए बधाई का पात्र है। आप बधाई के पात्र हैं। आपने अपने आलेख के माध्यम से अपने शोध को पढ़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी व्यस्तता के बावजूद आपने अपना समय निकाला है। पूरा महाविद्यालय परिवार आपको धन्यवाद करता है। धन्यवाद। अब मैं आज के हमारे नेक्स्ट प्रस्तुतकर्तागण हैं संजय कुमार झा और अन्नपूर्णा झा। संजय कुमार झा जी, चलिए आप सबों को नमस्कार। आप सहायक प्राध्यापक हैं समाज शास्त्र विभाग ABM कॉलेज जमशेदपुर, और अन्नपूर्णा झा जो सहायक प्राध्यापक हैं इतिहास विभाग डिग्री कॉलेज मनोहरपुर के। आपका आलेख का विषय है कृषक आंदोलन में जनजातीय महिलाओं का योगदान, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन झारखंड के विशेष संदर्भ में। आपसे आग्रह है कि आप अपने आलेख को प्रस्तुत करें। आदरणीय संजय कुमार झा। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय ABM कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विषयी त्रिदिवसीय सम्मेलन में सभी आयोजकों, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुदिता चंद्रा मैम, हिंदी के विदुषी और मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा सर, और सत्र की अध्यक्षता कर रहे शैल अग्रवाल में विशेषज्ञ समिति वो संचालन करता सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज की जो मुख्य पेपर है वो हम लोगों का पेपर है कृषक आंदोलन में जनजातीय महिलाओं का योगदान, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। विशेषकर जब मैंने झारखंड में देखा कि किसान आंदोलन में जो यहाँ की जो भूमिका थी, महिलाओं की जो भूमिका रही, उनको बखूबी अभी तक उस पर शोध कार्य नहीं हो पाया है। जितना शोध कार्य अपेक्षित था उतना शोध कार्य अभी तक नहीं हो पाया। विशेषकर आप देखेंगे कि इसी क्षेत्र में मैंने ये शोध टॉपिक के रूप में जब इसका अध्ययन किया तो अध्ययन के क्षेत्र में ये चीज देखे कि कृषक आंदोलन जो हुई थी आजादी से पहले और आजादी के बाद, तो इन चीजों पर देखते हैं कि खासतौर से मैं समाजशास्त्री क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय, डेनियल थॉर्नर, धनागड़े के साथ साथ आंद्रे बितई, इन्होंने जो अध्ययन किया और इतिहास में भी वीरोत्तम साहब ने जो चर्चा किया है, कलकत्ता रिव्यू में भी जो चर्चा आई है, उन सारे आधारों पर ये चीज हम देखते हैं कि झारखंड में कृषक आंदोलन में आजादी से पहले संथाल हुल आंदोलन जब हुई थी 1855-1856 में, तो उस समय भांगनागढ़ी गांव के फूलों और झानों इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। संथाल परगना की रानी सर्वेश्वरी ने भी कंपनी के विरुद्ध कंपनी सरकार में अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के जंगल काटकर खेत तैयार करने की जो विरोध किया, और जिसके कारण 6 मई 1807 ईस्वी को भागलपुर जेल में इन्हें फांसी दिया गया। इसके बाद बिरसा मुंडा की जो सहयोगी गया मुंडा थे, उनकी पत्नी माँ की जतरा भगत आंदोलन में भी देखेंगे देमुनिया उड़ान थी। इन सबों का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है पीजेंट मूवमेंट में झारखंड में। और इन चीजों को हम देखते हैं कि आज भी आजादी के बाद भी किसान आंदोलन वर्तमान में भी जारी है, आजादी से पूर्व भी, आजादी के बाद भी, हाल के दिनों में भी देखेंगे। तो आज की जो हम कारण देखते हैं, पहले की जो कारण देखते हैं, दोनों कारणों में अंतर है। और इन कारणों के तहत यदि पूर्व के कारण यदि आप देखेंगे कि आजादी से पहले
जो कृषक आंदोलन थे, तो खास तौर से आप देखें झारखंड में किसानों की जो स्थिति थी वो 1765 ईस्वी में ब्रिटिश शासन द्वारा जब दीवानी प्राप्त करने के बाद दीवानी प्राप्त की गई थी, तब यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय होना शुरू हो गया था। और इसका मुख्य कारण था किसानों का अत्याचार, प्रतिकूल नीतियां या भारतीय उद्योगों का बड़े पैमाने पर नुकसान का होना, जिसके कारण देखेंगे झारखंड की जनजातीय समुदाय में ने इस पर समय समय पर विद्रोह किया। इन्हीं विद्रोह में जनजातीय महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वर्तमान आंदोलन भी देखते हैं, इन आंदोलनों का कारण कुछ और है, लेकिन यदि हम इसको कंक्लूड करते हैं, डिसीजन पर आते हैं, निष्कर्ष लेते हैं, तो निष्कर्ष ये आता है कि कृषक आंदोलन की प्रकृति झारखंड में मूलतः कृषि प्रधान रही, जिसके कारण जनजातीय महिलाओं की सहभागिता और उनके योगदान को यथोचित स्थान नहीं मिल पाया। झारखंड की कृषक आंदोलन का इतिहास तमाम ऐसी महिलाओं की सहभागिता से, साहस से, त्याग से और बलिदान से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपनी पारिवारिक भूमिका के साथ साथ कृषक आंदोलन में भागीदारी की, जो आजादी से पहले जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर इंगित करती है। धन्यवाद। इतना ही कहकर के मैं अपने दो टॉपिकों को विराम देना चाहता हूं। थैंक यू। धन्यवाद संजय सर, आपने समय की मर्यादा का भी ध्यान रखा और आपने अपने शोध आलेख, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि आंदोलन के माध्यम से आपने जनजातीय महिलाओं को का जो योगदान रहा उस विषय पर आपने अपने आलेख प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर और अन्नपूर्णा झा मैडम का संयुक्त ये आलेख है। अब हमारे अगले प्रस्तुतकर्ता रश्मि सिंह जो शोधार्थी हैं, शोध छात्रा है हिंदी विभाग RKDF विश्वविद्यालय रांची की। आपका जो विषय है शोध आलेख का दलित साहित्य में दलित महिला साहित्यकारों का योगदान, आपसे आग्रह है कि आप अपने शोध आलेख प्रस्तुत करें। जी सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय सायल अग्रवाल मैम, आदरणीय अपर्णा मैम, आदरणीय नवनीत सर को सादर प्रणाम। मेरा विषय है दलित साहित्य में दलित महिला साहित्यकारों का योगदान। भारतीय भाषाओं में दलित साहित्य की अवधारणा महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फुले तथा प्रख्यात विधिवेत्ता मुक्त मानवता के प्रवक्ता, दलित शोषित पीड़ित लोगों के उद्धारक, स्त्रियों के अधिकार के लिए समर्पित कालजाई व्यक्तित्व के धनी बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के विचारों और जीवन दर्शन से प्रेरित होकर बने। सर्वप्रथम दलित साहित्य लेखन का आरंभ मराठी साहित्य से, भाषा साहित्य से हुआ। मराठी दलित साहित्यकारों ने अपनी अनुभूति और संवेदना के आधार पर दलित जनजीवन की पीड़ाओं को वाणी अपने साहित्य के माध्यम से बुलंद की। यह वाणी इतनी तीव्र और उत्तेजक थी जिसकी स्वर अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी भाषा के क्षेत्रों में भी सुनाई देने लगी। दलित साहित्यकारों ने सदियों से भारतीय समाज में व्याप्त सबसे बड़ी कुरीति वर्ण व्यवस्था में उत्पन्न जाति की पाखंड का खंडन किया तथा दलितों की मुक्ति, रूढ़ियों से ग्रस्त व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग दिखाने का काम किया है। वर्तमान समय में बहुत सी दलित महिला साहित्यकारों ने अपनी लेखन के द्वारा दलित शोषित समाज की वेदना, पीड़ा तथा उनकी चीख पुकार को कविता, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना के माध्यम से समाज के सामने ला रही हैं। इनमें से कुछ प्रमुख दलित महिला साहित्यकारों में रजनी तिलक, डॉक्टर सुशीला टोकभैरो, अनीता भारती, कौशल्या वैसंत्री, रजत रानी मीनू, डॉक्टर रजनी दिसोदिया, कौशल पवार, बेबी हालदर, उर्मिला पवार, शांताबाई काबले तथा बेबी कांबले का अहम योगदान है। इन दलित महिला साहित्यकारों ने अपने साहित्य के द्वारा दलितों, पिछड़ों तथा स्त्रियों को उत्साहित करने, उसे सदियों की दास्ता एवं गुलामी से मुक्त करने, अन्याय तथा अत्याचार एवं गैर बराबरी के विरुद्ध सचेत करने का सराहनीय काम कर रही हैं। वे अपनी साहित्य से समाज के दबे कुचले, उपेक्षित तथा हाशिए पर स्थित समाज को स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
जिस प्रकार किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए वायु, जल तथा भोजन ये 3 आवश्यक तत्व हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को समाज में जीवित रहने के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है तो वह मनुष्य की गरिमा, इज्जत, सम्मान, जो सदियों पहले दलित समाज से छीन लिया गया। उन्हें कभी मनुष्य ही नहीं समझा गया, उन्हें हमेशा अस्पृश्य और अछूत समझा जाता रहा। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी इस जाति व्यवस्था के रोग से भारतीय समाज बाहर नहीं निकल पाई है। ऐसे में महिला साहित्यकारों ने अपने साहित्य से समाज को एक नई रोशनी प्रदान कर रही हैं तथा उन्हें सम्मान से सिर उठाकर अपने ऊपर गर्व करने के योग बना रही हैं। दलित स्त्री साहित्यकारों के द्वारा अपने साहित्य से समाज में एकता, समरसता तथा बंधुता का भाव जगाने का एक महान कार्य किया जा रहा है तथा समाज में जातीय उत्पीड़न की समाप्ति तथा आपसी भाईचारा को भी बढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। आपने दलित साहित्यकारों को के जो सदियों की जो दास्ता से मुक्ति और साहित्य के माध्यम से तो सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो प्रेरणा दे रही हैं उसके विषय में अपने शोध आलेख को प्रस्तुत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे आलेख प्रस्तुतकर्तागण हैं डॉक्टर सनातन दीप सर। डॉक्टर सनातन दीप सर। नमस्कार नवनीत जी, मेरी आवाज आ रही ना? आ रही सर। आप एकदम बिल्कुल। डॉक्टर सनातन दीप सर, आप विभागाध्यक्ष हैं संगीत विभाग, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर। आपका जो आलेख का विषय है वो महिला सशक्तिकरण में झारखंड के अनुसूचित जनजातीय महिलाओं की भूमिका के विषय पर है। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे आग्रह है कि आप अपने शोध आलेख को प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर सनातन। मैं अपने टॉपिक को संक्षेप में ही रखना चाहता हूँ, बहुत प्रतिभागी भी हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव के 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विषयी सम्मेलन के प्रथम सत्र में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और प्राचार्य महोदया, मुदिता दी, शैल दीदी, नवनीत जी और बाकी सभी जितने हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूं। शोध सारांश: झारखंड के आदिवासी जनजातीय समाज में आज भी महिलाओं को लेकर दोहरे मापदंड हैं। जनजातीय महिलाओं को घर, परिवार और समाज में उचित सम्मान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्राचीन काल से ही महिलाओं को सृष्टि रचना का मूल आधार कहा गया है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास जागृत करना है। विश्व में कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है जब महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व धार्मिक आदि समस्त क्षेत्रों में सशक्त होंगी। महिला सशक्तिकरण में सबसे मुख्य भूमिका यदि कुछ निभा सकती है तो वह है महिलाओं का शिक्षित होना। झारखंड की जनजातीय महिलाएं समाज के विभिन्न क्षेत्र में अपना लोहा मना रही हैं। शिक्षा, खेलकूद, राजनीति, कला, संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय महिलाओं में इन्होंने अपना सफल प्रदर्शन किया है। झारखंड का आदिवासी समाज बदल रहा है एवं पूरे विश्व पटल में यहाँ की जनजातीय महिलाओं ने भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे कुछ जनजातीय महिलाओं द्वारा किए गए महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्यों का उल्लेख इस आलेख के माध्यम से करना एकमात्र उद्देश्य है। भारत सरकार ने 2001 का वर्ष नारी सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया है। इस वर्ष में 3 प्राथमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कहा गया, जो कुछ इस प्रकार है। महिलाओं में इस तरह की व्यापक चेतना आनी चाहिए कि वे अपने मुद्दों को बड़ी क्रियाशीलता से रखें और उनमें भागीदारी करें। यह भागीदारी पुरुष व महिलाओं दोनों की होगी। इस बात की पहल करनी चाहिए और यह पहल महिलाओं की होगी कि वे अपने स्रोतों का नियंत्रण स्वयं करें। ऐसे पर्यावरण को तैयार करें जो महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वायत्तता को बढ़ावा दे।
झारखंड की आदिवासी महिलाएं समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका एवं जिम्मेदारी निभा रही हैं। इस आलेख में ऐसे ही कुछ महिलाओं का उदाहरण देने का मैंने प्रयास किया है जिन्होंने झारखंड में अपनी कर्मठता एवं लगन से अनूठी पहचान बनाने के साथ साथ समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। आदिवासी बालाएं जिनका मैं एक एक करके उल्लेख करना चाहता हूं। आकांक्षा खालको, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से जारी मुख्य परीक्षा 2019 के परिणाम में रांची में कि आकांक्षा शिखा खलको को 467वां रैंक मिला। ये उनकी पहली कोशिश थी, वह पहली ही कोशिश में कामयाब रही। आकांक्षा ने इसकी तैयारी से पहले रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से एमबीबीएस की पढ़ाई की। इसी कड़ी में दूसरा नाम रीना हांसदा, झारखंड की खूंटी जिला की बेटी रीना हांसदा ने यूपीएससी में 430वीं रैंक हासिल की। इसने खूंटी वासियों का सर ऊंचा उठाया। खूंटी के तोरपा स्थित प्रेम नगर में रहने वाली रीना हांसदा का अगला लक्ष्य आदिवासी महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने की दिशा में काम करना है। मॉडलिंग के क्षेत्र में दो ऐसे नाम उभर कर झारखंड की दो आदिवासी बालाएं, अंशु शिखा लकड़ा, झारखंड की राजधानी रांची में मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के क्षेत्र में अंशु शिखा लकड़ा का नाम बहुत गर्व से लिया जाता है। आज वह दौर है जब अलग अलग समुदाय के लोग इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। वर्षों से पिछड़े आदिवासी समाज की युवतियां भी इसे भी जीतोड़ मेहनत कर खुद को इस इंडस्ट्री में स्थापित कर रही हैं। वे समाज के तानों और तथाकथित नियमों को नजरअंदाज कर अपनी राह चुनने में, अपने सपनों को साकार करने में जुटी हुई हैं। इसमें अंशु शिखा लकड़ा का नाम लिया जा सकता है। जीतन देवी, हस्तशिल्पकारी, झारखंड राज्य की जीतन देवी बांस से हस्तशिल्प उत्पाद बनाने वाली शिल्पकार महिला ने ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाओं के लिए रोजगार के नजरिया और उस क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाया है। मॉडलिंग के क्षेत्र में सलोमी उरांव और मैं अपने वक्तव्य को दो सिर्फ नामों के साथ खत्म करना चाहता हूं। एक तो अरुणा तिर्की, इन्होंने आदिवासी व्यंजन को काफी लोकप्रिय बनाया। इन्होंने एक आजम एम्बा नाम का रेस्टोरेंट खोला जिसमें इन्होंने मड़वा मोमो, जो आदिवासी समाज के साथ साथ सभी वर्गों के युवा वर्गों का काफी पसंदीदा रेसिपी कह सकते हैं। और दूसरा है डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा, इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सनातन दीप सर। आप तो संगीत के क्षेत्र के एक जाना पहचाना और माना सम्मानजनक नाम, जिसको बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन आपने संगीत के साथ साथ जनजातीय महिलाओं पर जो आपका शोध है, और वैसे महिलाएं जो आज समाज को एक दिशा दे रही हैं, चाहे वो रीना हांसदा का जिक्र किया आपने, चाहे वो अंशुल शिखा लकड़ा का नाम लिया आपने, जीतन देवी का नाम लिया, अरुणा तिर्की का नाम लिया, ऐसे जनजातीय समाज की जो महिलाएं हैं जो आगे बढ़कर इस समाज के उत्थान के लिए काम कर रही हैं और काफ़ी लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। आपके इस आलेख के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार डॉक्टर सनातन दीप सर। धन्यवाद नवनीत जी, धन्यवाद। अब मैं हमारे जो नेक्स्ट प्रस्तुत करता है डॉक्टर उत्पल कुमार चक्रवर्ती और विनम्रता। डॉक्टर उत्पल कुमार चक्रवर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र विभाग अब्दुल बारी मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर। विनम्रता आप सीनियर रिसर्च फेलो हैं स्नातकोत्तर समाज शास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची की। आपका जो विषय है वो जनजातीय महिलाओं के संपोषित विकास में खेल की बहुआयामी भूमिका झारखंड राज्य के विशेष संदर्भ में है। आपसे आग्रह है कि आप अपने शोध आलेख को प्रस्तुत करें। विनम्रता मैडम।
माइक आपका ऑफ नहीं, माइक ऑन करिए विनम्रता मैडम जी। हेलो जी, आवाज आ रही है जी। धन्यवाद सर। सारे गणमान्य लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा आलेख का शीर्षक जनजातीय महिलाओं के संपोषित विकास में खेल की बहुआयामी भूमिका झारखंड राज्य के विशेष संदर्भ में है। सबसे पहले मैं अपने आलेख के बारे में बताने से पहले इस संगोष्ठी के जो विषय है, जो सशक्तिकरण को लेकर के है, मैं उस पर थोड़ा कुछ कहना चाहूंगी। सशक्तिकरण जो मनुष्य के जीवन काल में, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो, कोई सशक्त तब होता है जब वह अपनी क्षमताओं और क्षमताओं की वृद्धि प्रक्रिया की ओर नियंत्रण करता है या उसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो खेल एक ऐसा माध्यम है जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता, हमारी नेतृत्व क्षमता, हमारे सामाजिक नियंत्रण को इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है कि हम उसकी बहुआयामी भूमिका के बारे में यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जब हम संपोषित विकास के बारे में बात करते हैं तो इसके अनेक आयाम हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और राजनीतिक। खेल, बहुत सारे विशेषज्ञों के बारे में मैंने अपने आलेख में लिखा है, जिन्होंने ये बताया है कि किस तरह खेल हमें अपने शरीर के प्रति जागरूक करता है। यदि हम महिलाओं के बारे में बात करें, खासकर जनजातीय महिलाओं के बारे में बात करें, उनकी की जो हम लोग प्रसव के दौरान जो मौत हो जाती है महिलाओं की, जो बच्चे को पोषित हो रहे हैं, जो उनके अंदर एनीमिया है, चाहे हम कितनी भी बात कर लें कि जनजातीय समाज में जो लैंगिक भेदभाव कम होता है, लेकिन जब हम उनके स्वास्थ्य की ओर आते हैं, जब हम उनके शिक्षा की ओर आते हैं, तो स्थिति बहुत दयनीय है। तो आखिर वह यह कैसा समाज है जो हमें लैंगिक भेदभाव नहीं है, लेकिन यदि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है तो उस विकास की ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। मैंने अपने आलेख में यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह खेल के माध्यम से जनजातीय महिलाओं का संपोषित विकास ज्यादा अच्छे तरीके से एक सफल प्रोग्राम की तरह हो सकता है। मैंने अपने आलेख में खास करके दो कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। एक है युवा, जो झारखंड में ओरमांझी जिले में कार्य कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारा पलामू और देवघर जिला में चाइल्ड फंड का एक प्रोजेक्ट है, उन्मुक्त। इन दोनों प्रोजेक्ट में मैंने ये पाया है कि ये लोग जो हैं खेल के माध्यम से, खासकर फुटबॉल, हॉकी, ये दोनों खेल के माध्यम से महिलाओं की नहीं, बच्चियों की, 12 से 18 वर्ष की बच्चियों की टीम बनाते हैं और यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह खेल के माध्यम से उनका विकास होता है। सबसे पहले लड़कियां अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होती हैं, और जब वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं तो वो अपने शरीर पे ध्यान देती हैं। आज के इस बदलते दौर में जब एक नई आर्थिक व्यवस्था हमारे सामने है, तो क्या हो रहा है कि जनजातीय महिलाएं भी अपने घरेलू कार्यों तक सीमित होते जा रही हैं। खास करके सुदूरवर्ती, जो हमारे दूरवर्ती क्षेत्र हैं, जहां पर आज भी विकास की जो पैमाने हैं वो उतने सुदृढ़ नहीं हो पाए हैं, तो जब वो घर के कार्यों तक सीमित हो जाती है, किसी भी वर्ग की महिला हो, यदि वह सिर्फ घर के कार्यों तक सीमित रहेगी तो उसका जो नेटवर्क होता है, सामाजिक नेटवर्क होता है, वो कमजोर पड़ जाता है। वह अपनी बात और कमजोर पड़ जाता है। मैंने अपने आलेख में बताया है कि किस तरह जो बच्चियां हैं वह यह शेयर करती हैं कि हम लोग को घर के लोगों से भी पिटाई मिलती है कि लड़कों के जैसा ड्रेस पहन के क्यों खेलती हो। उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या होती है खेल के मैदान की, गांव में कोई खेल का मैदान है, वहां लड़के खेलते हैं, आखिर लड़कियां खेले कहाँ? क्या वह अपने स्वास्थ्य के लिए इतना भी नहीं सोच सकती हैं? तो जब इस दोनों कार्यक्रम के माध्यम से यह बताया गया है कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से कृषि के बंजर भूमि जो पड़ी रहती है उस पर लड़कियां खेलती हैं, फिर यदि वह कृषि की भूमि कोई उपयोग कर लेता है तो उनका खेल का मैदान भी शिफ्ट हो जाता है। दूसरी बात, यदि लड़कियां खेल रही हैं तो कैसे उनमें राजनीतिक जागरूकता आती है, उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। खास करके युवा का जो मैंने कार्यक्रम सेलेक्ट किया है, उसकी लड़कियां यूएसए कब तक, और इस तरीके से मैंने अपने आलेख में बहुत सारे ऐसे केस स्टडी को रखा है कि किस तरीके से इनका संपोषित विकास में बहुत योगदान है खेल का, और सरकार को इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हमारी आज की स्थिति ये है कि जमैका से भी हम कम पैसे खर्च करते हैं। जमैका प्रति व्यक्ति 19 पैसे
प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च करता है और भारत की स्थिति यह है कि यह 3 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च कर रहा है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने मुझे बोलने का, मेरे को सुनने के लिए समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद विनम्रता। आपने अपने शोध आलेख के माध्यम से जनजातीय जो हमारी बच्चियां हैं वो खेल के माध्यम से उनको कैसे जागरूक करना है, वो कैसे अपने आप को स्वस्थ रह सके, इसके विषय में आपका शोध आलेख है। समय की मर्यादा है, इसलिए हम लोग पूरी बात आपका जो आलेख आया है उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। मुझे लगता है कि आपके आलेख से हम सभी लाभान्वित होंगे। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए और हमारे काफ़ी लोग जो हमारे विदेश से जुड़े हुए हैं, जिनके सुनने की उत्सुकता हम सभी को है, बड़े सौभाग्य से हम लोग से उनका समय हम लोगों को मिल पाया है। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लोगों का उनको मिले ताकि उनके वक्तव्य से हम सब लाभान्वित हो सकें। हमारे बीच आज के हमारे विशेषज्ञ समिति के सदस्य श्रीमती अर्पणा संत सिंह जी हैं। मैं उनका पूरा परिचय आपसे कराना चाहता हूँ। अर्पणा संत सिंह कवित्री हैं, लेखिका हैं और गृह स्वामिनी जो पत्रिका है, काफ़ी फेमस पत्रिका है महिलाओं के लिए, उसकी आप संपादक हैं। गृह स्वामिनी जमशेदपुर झारखंड से प्रकाशित होती है। यह बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से प्रकाशित महिलाओं के लिए समर्पित पहली और एकमात्र हिंदी पत्रिका है। गृह स्वामिनी ई पत्रिका द्विभाषी है और ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक प्लेटफॉर्मों में भी जगह बना रही है। उनकी रचनाएं विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में 500 से भी अधिक बार प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके कामों को विभिन्न भाषाओं जैसे कि रोमनाई, कन्नड़, पंजाबी आदि में भी अनुवाद किया गया है। स्पंदन आपके द्वारा लिखी गई एक काव्य पुस्तक है। यह हमें जीवन के विभिन्न भावनाओं से मिलाता है, जैसे प्यार, चोट, उपचार। यह समाज और अन्याय के कड़वे सच के बारे में बात करता है। आप अब भी विभिन्न वर्गों और लिंगों के खिलाफ प्रबल है। यह किताब महिलाओं और उन बाधाओं के बारे में भी बात करती है जिससे उन्हें रोजाना गुजरना पड़ता है। यह प्यार करने, चोट पहुंचाने, नारीवाद, बच्चों और भी कई विषयों पर यह प्रकाश डालता है। निश्चित ही अर्पणा संत सिंह जी को आज हम लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। आप हम लोगों की विशेषज्ञ समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं। हम लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ आपसे आग्रह करते हैं कि आज के इस प्रथम तकनीकी सत्र में अपने वक्तव्य को रखें। डॉक्टर श्रीमती अर्पणा संत सिंह जी, मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत परिचय के साथ आपने मुझे लोगों से परिचय कराया, जिसके लिए मैं आभारी हूँ आपकी। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर विषयी सम्मेलन के आभासी पटल पे उपस्थित मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा, अध्यक्ष महोदया शैल अग्रवाल जी, प्राचार्य AVM कॉलेज, सह आयोजक सचिव डॉक्टर मुदिता चंद्रा, प्रोफेसर विष्णु प्रिया महारथा, संचालक महोदय नवनीत कुमार सिंह एवं आलेख प्रस्तुतकर्तागण को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ ही साथ बहुत बधाई और आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आपने समाज के सशक्तिकरण में अनुसूचित जाति जनजातीय महिलाओं का योगदान वैश्विक परिदृश्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विषयीय सम्मेलन आयोजित किया है। यह विषय अपने आप में प्रासंगिक, सार्थक, विचारणीय एवं अति महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पे चर्चा, संगोष्ठी, शोध, अध्ययन एवं सम्मेलन करने की आवश्यकता है।
इस माध्यम से हम प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जीवन शैली, जीवन पद्धति एवं जीवन दर्शन से संबंधित कई विषयों से अवगत होंगे। जो एक भ्रम और भ्रांतियां हैं, इन्हें लेकर उसका काफी हद तक निवारण हो सकेगा। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अर्पणा, बिल्कुल। हाँ। जो अपरिचित व अज्ञात नायिकाएं हैं, उन्हें वैश्विक पटल पर एक पहचान देने का यह सार्थक एवं सराहनीय प्रयास एवं पहल है, जिसके लिए यह आयोजक समिति बधाई के साथ साथ आभार की भी हकदार है। सभी शोध आलेख एक से बढ़कर एक हैं। उन्हें मूल्यांकन करना अपने आप में रुचिकर तो था ही, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी रहा। विषयों का चयन, विषय का विश्लेषण और भाषा शैली सभी उत्कृष्ट थी, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। समाज में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो पुरुष सत्तात्मक मानसिकता पर स्वतः ही आघात एवं प्रहार होने लगती है। स्त्री को समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार सदियों से पुरुष सत्तात्मक समाज नहीं देना चाहता है, और आज के इस ग्लोबलाइजेशन युग में भी वह महिलाओं को इससे वंचित रखना चाहते हैं। आज भी तालिबानी विचार और प्रवृत्ति के पुरुष यही चाहते हैं। जब महिला सशक्तिकरण अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के संबंध में हो, तो आज यह बहुत ही दूर की कौड़ी नजर आती है, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति समाज आज भी विकास और आधुनिकता से कोसों दूर नजर आते हैं, और वह मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता और मूलभूत सेवाएं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित रह गए। यह कोई पढ़ी या सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि मेरे आंखों देखी बात है। सवेरा सामाजिक संस्था के माध्यम से मैं जब इन अनुसूचित जातियों के बीच में जाती हूँ, तो पाती हूँ वहां फैली हुई गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास से समाज किस प्रकार जूझ रहा है। हालांकि इनके समाज में लिंग भेद, दहेज प्रथा या यौन शोषण या उत्पीड़न जैसे अपराध नहीं है, और महिलाओं को समानता और स्वाधीनता स्वतः ही प्राप्त है, लेकिन अंधविश्वास एवं अज्ञानता के कारण डायन जैसी कुप्रथा भी है, जिसके कारण बहुत सी महिलाएं शोषण, अत्याचार और हिंसा की शिकार होती हैं, जिसका मूल कारण अशिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति अज्ञानता है। इसके लिए हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की अति आवश्यकता है। महिला तो किसी भी समाज की उपेक्षिता ही होती है, किंतु हजारों नकारात्मक परिस्थितियों से लड़कर भी कुछ अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं ने न केवल अपनी पहचान या छवि एक सफलतम महिला के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर स्थापित किया है, जो न केवल सराहनीय एवं सार्थक है, बल्कि प्रेरणात्मक है, संदेशात्मक है एवं पथ प्रदर्शक है उन समाज की महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति महिलाएं न केवल इस दौर में, बल्कि वह स्वतंत्रता से पूर्व से ही अपनी देश की स्वतंत्रता और अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए सचेत, सजग और संघर्षशील थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनुसूचित जाति के पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चली, और इसके कई ऐतिहासिक प्रमाण, तथ्य, विवरण मौजूद हैं। आज भी विभिन्न क्षेत्र, चाहे वह राजनीतिक हो, शैक्षिक हो, प्रशासनिक हो, आर्थिक, साहित्यिक, सामाजिक हो, अपनी मेहनत, लगन, संघर्षशीलता और अद्भुत साहस से उन्होंने सफलता अर्जित की है। और यह महिलाएं केवल अपनी सफलता को स्वयं ही नहीं सुख भोग रही हैं, बल्कि अपने समाज की अन्य महिलाओं को भी जागरूक करने का अथक प्रयास कर रही हैं। इस प्रकार वह अपने सामाजिक दायित्व एवं मानवीय संवेदनाओं का निर्वाह भी कर रही हैं। विशेषज्ञ के रूप में शोध पत्रों को पढ़ते हुए आंखें उन नारियों को खोजती रही, जिनकी पहचान भले ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ना बनी हो, परंतु उनके कर्म की आप मुरीद हो गईं और वे आपके लिए नायिका बन गई हैं। अधिकांश आलेख प्रतिस्थापित व्यक्तित्व पर आधारित थे। भले ही उनकी पहचान ना बनी हो, परंतु कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका अवदान समाज के लिए अनुपम है। ऐसे चरित्रों की खोज कर आलेख लिखा जाता है तो और अधिक प्रसन्नता होती है।
कई प्रेरक प्रभावशाली महिलाएं हैं जिनका जीवन और संघर्ष अपने आप में एक मिसाल है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने की, शोध करने की, प्रकाशित करने की, संगोष्ठी करने की आवश्यकता है ताकि उन नायिकाओं को हम अपने छोटे से प्रयासों से वैश्विक पटल पर स्थापित कर स्वयं को गौरवान्वित कर सकें। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आभार व्यक्त करना चाहती हूँ डॉक्टर मुदिता चंद्रा जी का और ABM कॉलेज के हिंदी विभाग का। बहुत बहुत आभार आपको मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद। नवनीत अपना अनम्यूट करो, अपने आप को म्यूट हो। जी धन्यवाद अर्पणा सन सिंह मैडम, आपके वक्तव्य से हम लोग काफ़ी लाभान्वित हुए हैं और आपने इतना कीमती समय हम सबों को दिया है। इस आयोजन की सफलता में जो आपकी भूमिका रही है, आपका जो सहयोग रहा है, इसके लिए महाविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और आपके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता है। हमारे बीच जिनको सुनने के लिए हम लोग काफ़ी उत्सुक हैं और बड़ी बेसब्री से आपके को सुनना चाहते हैं। श्रीमती सैल अग्रवाल मैडम, आप UK से हैं और आपकी रुचि दार्शनिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में है। आप निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, व्यंग, संस्मरण, कविताएं, लघु कथा, हाइकू और बाल साहित्य सभी विधाओं में आपकी रचनाएं हैं। 2 उपन्यास जो आपने लिखे हैं, शेष अशेष व मिट्टी धारावाहिक की तरह प्रकाशित हुई हैं। पिछले 2 दशक से आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लेखन का कार्य में आप संलग्न रही हैं। पहली कविता आपने 8 वर्ष की उम्र में और पहली कहानी 11 वर्ष की उम्र में आपने लिखी। आपकी प्रकाशित पुस्तकें स्मिधा काव्य संग्रह रही हैं, ध्रुव तारा कहानी संग्रह, बसेरा कहानी संग्रह, सुरताल कहानी संग्रह और लंदन पाती निबंध संग्रह। आपकी रचनाएं मराठी, नेपाली, मलयालम और अंग्रेजी में अनुवादित हैं। आपने पुष्किन, पाब्लो नेरुदा और बायरन की कुछ कविताओं का आपने अनुवाद किया है। मार्च 2007 से ब्रिटेन से निकलने वाली लोकप्रिय और विचारोत्तेजक लेखनी नामक द्विभाषिक मासिक ई पत्रिका जो 2014 से प्रकाशित हो रही है, उसकी संरचना, संपादन का नियमित प्रकाशन हो रहा है। 43 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। आपके साहित्य के प्रति आपका जो रुचि है, साहित्य के क्षेत्र में जो आपने काम किया है, उससे हम सब काफ़ी लाभान्वित होते रहे हैं और आज के इस तकनीकी सत्र में आपको सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिला है। इसके प्रति आपका हम लोग काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं। आपने हम सबों को इतना समय दिया, आपका यह सहयोग महाविद्यालय परिवार आपका हमेशा आपके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता रहेगा। आदरणीय सैल अग्रवाल मैडम से आग्रह है कि आप आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। आपसे आग्रह है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सबों को अनुग्रहित करें। आदरणीय सैल अग्रवाल मैडम। मैडम आपकी आवाज नहीं है। जी शैल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ हेलो, हाँ हाँ आ रही है आ रही है, हाँ आ रही है आ रही है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सबसे पहले अपर्णा को, जिसने मुझे बुदिका जी से इंट्रोड्यूस करवाया, आपके मंच पे आने के लिए आमंत्रित किया, और मंच पे उपस्थित सभी, मैं मित्र ही कहूंगी क्योंकि आप सबके भाव मेरे मन के बहुत करीब लगे मुझे। अपने सभी मित्रों को, उनके आलेख बहुत प्रेरक थे, सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत कुछ सोचने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। ऐसी थी आपकी बातें, और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं आज यहाँ पर हूँ आपके बीच में। हर व्यक्ति, देखिए, जिंदगी में स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई, तीन ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है, और जिनकी वजह से हमारा देश पीछे रह जाता है। कभी भी हम अगर परंपराएं पद्धति बन जाएं तो वो किसी भी समाज के लिए एक खतरनाक पद्धति है। हमें इससे बाहर निकलना ही होगा। समय के संग बदलना, समय के संग सीखना, ये हर समय की जरूरत है। अगर हम समय के संग नहीं बदलेंगे, उसके बारे में, उनके निदान नहीं सोचेंगे, उनकी जरूरतों के मुताबिक अपने को नहीं डालेंगे, तो हम सदा ही एक अविकसित या पिछड़ा देश ही रह जाएंगे। तो मुझे बाहर बैठकर अपने देश के प्रति जो एक मुख्य समस्या लगती है वो शिक्षा की है, और शिक्षा के साथ साथ देखिए, हमारी धरोहर बहुत अच्छी, बहुत गहरी है, मानवीय मूल्यों पर आधारित है। अगर हम बस उतना ही जोड़े रख पाए तो निश्चय ही हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। जहां तक मुख्य अतिथि का दायित्व आपने डाला था मेरे ऊपर, तो मैं गौरवान्वित हूँ कि आप लोगों ने तो सारी बातें खुद ही कह ही दी हैं। अब मैं सब लोगों ने सब कुछ वो कह दिया है जो मैं कहना चाह रही थी। आपकी वार्ता प्रेरक है। महिलाएं, पहले में हमारी, जो मैं नाम भूल रही हूँ, जो भी वक्ता थी, उन्होंने कहा कि महिलाएं उस सूत्रधार, मुझे भी उनका शब्द बहुत अच्छा लगा। महिलाएं तो सूत्रधार हैं ही, परिवार की, समाज की। उन्हें तो प्रकृति ने भी सूत्रधार बनाकर भेजा है जननी के रूप में। पुरुष को नतमस्तक होके उनके आगे पैदा होना पड़ता है। ये बात दूसरी है कि बाद में वो पिता, पति और पुत्र की तरह उन पे शासन करने लग जाएं। अगर वो भी साथ देना शुरू कर दें तो हमारा समाज निश्चय ही गौरवों के शिखर पे पहुंच जाएगा। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, पर हमें, शिल्पी सुमन साहू था उन महिला का नाम, बच्ची का नाम, जिन्होंने ये आलेख प्रस्तुत किया, और उनके प्रेरक और प्रेरणा भरे स्वरों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आदिवासी महिलाएं जो होती हैं, वो श्रम का महत्व बचपन से ही जान जाती हैं। ये महिलाएं, हमें चरित्र आरोपण की बात की किसी ने, तो चरित्र आरोपण तो सीता पर भी हुआ था। बात पुरानी सी लगती है, लोगों के दोहराई जैसी लगती है, पर हमें इस तरह की बातों को भूलना और इनकी उपेक्षा करना सीखना होगा। अपना आत्मविश्वास किसी भी हालत में नहीं खोकर ही आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। मैं हम लोग कह रही हूँ तो मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। मैं भी एक महिला हूँ, और मेरे हिसाब से
संरचना में फर्क है, वैसे महिला पुरुष में कोई फर्क नहीं है। वही हृदय हमारे पास है, वही मस्तिष्क हमारे पास है। शारीरिक क्षमताओं में हो सकता है हम थोड़े कमजोर हों, पर आजकल तो महिलाओं में देखिए कौन सा ऐसा काम है जो पुरुष कर पा रहे हैं और महिलाएं नहीं कर पा रही। ये सब सोचने की बात है। बात ये है कि ये जो आदिवासी हीरोइन ही शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है, जो पैदा होते ही कितनी जिम्मेदारियां निभाती हैं खेतों में, घरों के अंदर, पतियों के अत्याचार, पतियों की कुरीतियां। सौभाग्यशाली होती हैं वो महिलाएं जिन्हें संवेदनशील और शिक्षित पति, पुत्र और पिता मिलते हैं साथ निभाने को, साथ देने को। प्रसाद जी ने कहीं अपनी एक कविता में कहा था, मानव जीवन वेदी पर परिणय है विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे है खेल आंख का मन का। तो जीवन का तो चक्र ही सुख दुख से बना हुआ है, इन्हें जीतना ही मानव है, मानवता है। और प्रकृति भी तो हमें यही सिखाती है। और आदिवासी जाति की महिलाएं तो प्रकृति के बहुत करीब रही हैं, उन्हीं के बीच पली बड़ी हैं। सुनीता जी की कहानी सुन के मन गर्व से भर जाता है। वंदना टेटे, आशा पटनायक जी ने हमें जगहर या जागृति के यज्ञ के बारे में बताया। तो हमारी जो ये लोक प्रथाएं हैं, ये तो हमेशा से किसी न किसी उद्देश्य से प्रथाएं भी ज्यादातर वही जीवित रह पाती हैं जो समाज के हित में होती है, और हमें जीवित भी उन्हें ही रखना चाहिए। और आधुनिकता ही हमेशा आगे ले जाने की सीढ़ी नहीं। आधुनिकता के चक्कर में हम अगर अति आधुनिकता की तरफ बढ़ जाएं और अपने मूल्यों को भूल जाएं, अपने समाज की जो आधारशिला है, हमारे जो विश्वास है, हमारे माता पिता के दी हुई जो हमारी वैचारिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी गंगा को अपने बीच से सूख जाने दें, तो ये निश्चय ही हम सबके लिए बहुत हानिकारक होगा। नूपुर अन्विता ने परी कथा, लोक कथा, नीति कथा, इनकी बात करके यही सवाल तो उठाए। यही तो किसी समाज या संस्कृति को सुरक्षित रखती है। गंगा सी बहती है पीढ़ी दर पीढ़ी, ये हमारे पूर्वजों की सोच का निष्कर्ष लेकर हमारे बीच में रोज लड़खट्टा जी के माध्यम से उन्होंने अपने समाज का मानो पूरा चित्र ही खींच लिया। पल्लवी निषाद अपनी जाति की महिलाओं के बारे में बताकर अपनी संपूर्ण जाति को गौरवान्वित करना। इन चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ रही वीरांगनाओं के बारे में जानना मेरे जैसे आदमी के लिए तो बहुत ही सुखद है। मैं चाहती हूँ कि ये कहानियां सब पास पहुंचे, इनके कार्य पूरी दुनिया जाने। मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूँ। मेरी पत्रिका अगर आपको चाहें, जो कि पूरे विश्व में पढ़ी जाती है, आप उन सब में अपने क्षेत्र के बारे में, वहाँ की जो वीरांगना, वहाँ की जो हीरोइन है, उनके बारे में क्या हो रहा है, आपकी दुनिया है, किस तरह की आप समाज और विश्व से मदद, उन बातों को लिखें, खुलकर मन का दुख दर्द बांटें। क्योंकि अगर हम बांटेंगे नहीं तो कोई उसकी रास्ता नहीं निकलेगा, कोई उसमें कोई विकास नहीं हो पाएगा। वैसे तो हमारी जो आज की भारत सरकार है, हमारा सौभाग्य है कि बहुत सालों बाद थोड़ी एक सुलझी और सोचती हुई सरकार आई है, जो थोड़ा ही सही पर कुछ कर रही है, सही दिशा में कदम उठा रही है। और मदद तो जहां से मिले, जितनी मिले, विशेषतः अच्छे कामों में, तो हमें लेने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन व उस दिशा में ठोस कदम निश्चय ही प्रशंसनीय है। लघु गृह उद्योगों का भी वैश्वीकरण करने की जरूरत है ताकि इन्हें और अधिक आर्थिक सफलता और सहायता मिले। सरवन सिंह बघेल पुरुष पक्ष से महिलाओं के उत्थान के बारे में सुनकर मन आशान्वित हुआ। आप तो सरकार में भी हैं, उम्मीद है आप इसी लगन और निष्ठा के साथ हमारे जहां भी मदद की जरूरत है उसके लिए सतत सक्रिय रहेंगे। यह उत्साह आपके सुझाव आदि पर अधिकारीगण ध्यान देंगे, सहयोग देंगे। धन्यवाद बघेल जी इस विचारोत्तेजक प्रस्तुति के लिए। पिछड़े क्षेत्रों का उत्थान ही समाज की सुदृढ़ नींव बन सकता है, क्योंकि देखिए हमारे हाथ पैर तो यही समाज है, हमारी धमनी शिराएं तो यही समाज है। इनके बिना कई व्यवस्थाएं चरमरा जाएं अगर ये लोग सक्रिय न रहे। संजय कुमार झा किसान आंदोलन में उन्होंने महिलाओं की भूमिका का अच्छा विषय उठाया। आपने ये चीजें, जो कुछ हो रहा है इन क्षेत्रों में, ये चीजें दुनिया को पता चलनी ही चाहिए। फूलों और झालों का अपने प्रकृति और पर्यावरण के लिए फांसी पर झूल जाना हम सबको पता चला। ये भी उतने ही बड़े शहीद हैं जितने कि भगत सिंह थे मेरी आंख में। तो ऐसा कैसे कि हम याद नहीं करते? हम सबको ये कहानियां पता चलनी चाहिए। रश्मि सिंह ने दलित साहित्यों में महिलाओं के योगदान पे बात की। डॉक्टर सनातन दीप जी ने तो मेरे मन की बात ही कह दी। शिक्षा ही सफलता की कुंजी है, इसमें मैं बहुत गहराई से विश्वास करती हूँ। और अगर भाई, पिता और पति भी साथ उठ खड़े हों, साथ में हों, तो उस समाज के उत्थान को, उसके विकास को कोई भी नहीं रोक सकता। अपने समाज की महिलाओं की उपलब्धियां सामने लाकर हमें उनके मन में आत्मविश्वास और गौरव जगाने की जरूरत है, उनकी लठिया बनने की जरूरत है। डॉक्टर उत्पल कुमार चक्रवर्ती और विनम्रता जी ने खेल की भूमिका और महत्व पर प्रकाश डाला। स्वस्थ शरीर से ही हम कुछ भी प्राप्ति कर सकते हैं, किसी भी गोल को ले सकते हैं। तो स्वास्थ्य की महत्ता और स्वास्थ्य का आधार हमारा व्यायाम और संयम ही है, ये हम सब जानते हैं और महिलाएं तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। परिवार का पोषण, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पर इसमें होता क्या है कि अक्सर वे खुद को भूल जाती हैं। तो जरूरत आ गई है कि हमें उसका भी ध्यान रखना होगा, ये चीजें दोहरानी होंगी। यहाँ विदेश में मैं देखती हूँ कि हमारे पास जो आत्मिक बल है, जो वैचारिक शक्ति है, एक जो जुझारू शक्ति है कि हम किसी भी परिस्थिति में नागफनी की तरह अपने अंदर तरलता को संजोए रख सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, उसको बचाए रखने की तो जरूरत है, पर हमें कुछ ऐसा भी करने की जरूरत है कि वो गुलाबों के फूलों की तरह खिले, मुस्कुराए। इन्हीं बातों के साथ और सभी आयोजकों को, सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं अपने पूरे सहयोग का आश्वासन देती हूँ। भविष्य में जब कभी किसी भी तरह की अगर मैं मदद कर पाऊं तो आप मुझे हक के साथ बुला सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपका ये सबों को एक आत्मबल देगा और निश्चित ही महाविद्यालय का, हमारे प्रिंसिपल मैडम का के नेतृत्व में हम लोग जिस तरह से
बड़े बड़े आयोजन को कर पा रहे हैं। हम लोग पूरा विश्वास है कि आपका ये प्यार और स्नेह आप लोगों को हमेशा मिलेगा। इसी और आशा और विश्वास के साथ आपका महाविद्यालय परिवार बहुत आभार व्यक्त करता है। कार्यक्रम धन्यवाद और मेरा आप सबको पूरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जी जी मैडम। अब मैं तकनीकी सत्र के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं महाविद्यालय के विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु प्रिया महारथा मैम से आग्रह करता हूँ कि आप और धन्यवाद ज्ञापन करें। Thank you, Navdeep ji. Namaskar, Johar, all of you. Shail Madam, Namaskar. Aparna ji, Namaskar आपको. किरण जी, नमस्कार. सबको बहुत बहुत बधाई. So many congratulations, all of you. And I think today's technical session of this webinar was full of energy, enlightenment, full of knowledge. And it was all about tribal women's empowerment and their skill, talent, their dedication, and their contribution to the national growth and development that we all know. But here, all the participants, research scholars in this session, and mostly I think that was very beautifully, that summarized by Madam Shail Madam, that she beautifully, I think this is the most beautiful, virtuous depiction of a woman. So everyone, focused on that. And I think it's a very meaningful and, full of knowledge and full of enlightenment, full of power. And today, I think we all have celebrated the power of a woman, and especially tribal women, and who have really, we know that nature, that is they are very much connected with nature. So this is the eternal relationship between tribal community and nature, and especially women. And as Shail Madam has already told that strum, I think you told strum, lever, they know the meaning of the lever. So this is a very beautiful part, because we know in our mythology also we know karma is everything. So act in the living present. So I can cite the example of W.H. Longfellow, of American poet, who said, act in the living present. So act means you have to do the karma. So karmanne badi karasta mahaphaleshu kadachana. So we have to go ahead. So this is what I would say, and all our talented research scholars who have presented the paper. So I think a lot of congratulations to them for their excellent presentation. And now I think I will not take so much of time. So I think now on behalf of ABM College, so I express my sincere gratitude to Honorable Chairperson of this technical session, Madam Shail Agrawal ji, and for her gracious presence. And I think, ma'am, thank you very much for your critical analysis. And today we are very fortunate in having you here in this session. So it's a great honor for us. And thank you so much, ma'am. And again, I want to thank you on behalf of ABM College, the distinguished speaker. I think we know this is the lady to celebrate, I think, Mrs. Srimati Aparna Singh, who is the editor of International Journal Griha Swamini. So that's a very beautiful name you have given, Griha Swamini. That also portrays the character of a powerful woman. And here I think, your speech was very much inspiring and encouraging. And thank you so much, ma'am. And on behalf of ABM College, I also extend my sincere thanks to all our participants, research scholars, and I also extend my heartfelt thanks to distinguished guests, dignitaries, esteemed professors, and being part of this session.
And we are also thankful to our research scholars for their definitely, I would definitely reiterate this thing, because for them, this has become very successful. So all those research scholars and participants for their beautiful, excellent presentation, I congratulate them once more and thank you so much for this. And we are also thankful to my special, I think, on behalf of ABM College, I definitely give special thanks to our principal, Dr. Mudita Chandra, who have taken such a great initiative to organize such an international webinar on tribal women. So this has also, that highlighted, that power of women definitely is there. But tribal women, we want, we women folk try to, that to elevate the standard of life, to elevate the quality of life of our tribal women, who have always played a very significant part in the national growth, in socio-cultural growth of our country. So let us all stand together to encourage them, inspire them. And today also we all celebrated the power of that women who have already played, they have, that they earned their name in many fields. So today we see that. And I think, thank you everybody. And I also take this opportunity to thank our technical expert, technical team, who have, that relentlessly, they have done their work for the success of this webinar. And we are very thankful to them for the support. And once again, thank you everybody. And with a note of great appreciation, I thank everybody for being the part of this webinar. So thank you everybody. धन्यवाद मारथा मैम। अब मैं इस वेबिनार के समाप्ति के लिए हमारे जितने भी अतिथि हैं उनसे अनुमति चाहता हूं कि आप मुझे अनुमति दें। इस तकनीकी सत्र को यहीं समाप्त करता हूं। हम लोग फिर इसी तरह इस वेबिनार हमारे महाविद्यालय की तरफ से हो और आप लोग फिर से हम लोगों के साथ जुड़ें, आपके विचार मौका हम लोगों को मिले, इससे हम सभी लाभान्वित हों, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कल इसी समय फिर हम लोग 11 बजे सब लोग मिलेंगे एक नए सत्र के साथ, और आपकी उपस्थिति यूं ही बनी रहे इसकी मैं अभिलाषी हूँ। आप सबों को बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से शैल जी को और अपर्णा जी को धन्यवाद। अच्छा